सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम अध्याय 30 प्रोडक्ट मैट्रिक्स देख रहे हैं। सारा जो डिस्कशन है वो है मैट्रिक्स पे। अब इसको जानने से पहले हमको कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी। जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो एक प्रोसेस अपनाते हैं जिसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस कहते हैं। ऐसी जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बन जाएगा उसकी कुछ मैट्रिक्स होगी। मैट्रिक्स मतलब कैलकुलेशन, नंबर्स, क्वांटिटी, अनुमान, वैल्यूज। प्रोजेक्ट मैट्रिक्स, अब आप शुरुआत से लेकर एंड तक जब प्रोजेक्ट शुरू करेंगे और कंप्लीट करेंगे उसकी कुछ अनुमान होंगे, वैल्यूज होंगी। तो जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मैट्रिक्स दो तरीके की होंगी। एक तो प्रोजेक्ट बेस्ड मैट्रिक्स होंगी जिसमें मैंने अभी बताया प्रोसेस, प्रोडक्ट और रिसोर्सेज आएंगे। एक है डिजाइन बेस्ड मैट्रिक्स। इसमें हो सकता है जो ट्रेडिशनल हो, कन्वेंशनल हो, जो चली आ रही हैं जमाने से, यानी कि वो आपके सॉफ्टवेयर जो कन्वेंशनल तरीके से बनाए गए हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से बनाए गए हैं उनके लिए अलग है। ट्रेडिशनल जो सॉफ्टवेयर बनते हैं उसके लिए साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी है, एसएलओसी है, लाइन ऑफ कोड, सीपीएक्स, ये सब बात करेंगे हम। और यहां पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम सीके, मूड, ऐसे तमाम तरीके के मैट्रिक्स देखेंगे। तो जैसे आपको पता है कि मैं 5 वोल्ट लिखूं या 3 केजी लिखूं या 21 डिग्री सेंटीग्रेड लिखूं, ये एकदम स्पेसिफिक वैल्यू है। इनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। बल्कि टेम्परेचर लें तो फटाफट आपको पता चल जाएगा। किसी जगह पे, किसी भार मशीन पे, वेइंग मशीन पे आप खड़े हो तो आपको वेट पता चल जाएगा। तो ये डायरेक्ट मेजर्स हैं जिनको हम बिल्कुल सीधी तौर पे इनका अनुमान लगा सकते हैं। इनको अनुमान तो नहीं कहूंगा, मेजरमेंट का क्लियर मतलब हो गया कि इसकी गणना कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर में ये सब चीजें नहीं हो पाती है, बड़ा अनकॉमन है सॉफ्टवेयर फील्ड में। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो भी प्रोडक्ट होगा उसकी, मतलब मान लीजिए हमारा कोई प्रोडक्ट हमने बनाया, इसकी जो क्वालिटी है, इसकी गुणवत्ता है, तो हम कुछ ऐसे मैट्रिक्स जानने की कोशिश करेंगे जो कहीं ना कहीं क्वालिटी को पता करते हों। क्योंकि जब भी हम कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, अगर उसमें क्वालिटी है तब हम कहेंगे अच्छा प्रोडक्ट है। कहने का मतलब यह है कि प्रोडक्ट के अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी जो भी विशेषताएं हैं, उनको हम मेजर करना चाहते हैं। जैसे आप खड़े हो गए तो मैंने आपकी हाइट नाप ली, इसी तरीके से प्रोजेक्ट खड़ा हो गया तो हम उसकी हाइट नापेंगे कि इसका लेंथ कितना है। कैसे निकालोगे आप प्रोजेक्ट का? जब भी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हम बात करते हैं तो ये हमें बताता है सॉफ्टवेयर फील्ड में कि क्या एक रिक्वायरमेंट जो इसकी बनाई गई, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, वो ठीक बनाई गई, या डिजाइन जो बनाए गए उसको कितने नंबर देते हो आप, जो आपने कोडिंग की उसको कितने नंबर दिए जाएंगे, इसकी गणना कैसे करेंगे हम। जब हम टेस्ट केस लिखेंगे, आपको जानते हैं आप, टेस्ट केसेस किसी भी जो वर्क प्रोडक्ट है उसको टेस्ट करने के काम आ सकते हैं। तो कितने इफेक्टिव है ये, कितने एफिशिएंट है ये टेस्ट केसेस। कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट के, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की पूरी क्वालिटी जानने के लिए हम मेजरमेंट करना चाहते हैं। मेजर्स, मैट्रिक्स एंड इंडिकेटर्स, ये 3 चीजें हैं, अलग अलग हैं लेकिन आपस में जुड़ी हुई हैं। कैसे? मेजर को हिंदी में कहते हैं माप। मेजरमेंट हो जाएगा मेजर, माप, मेजरमेंट हो जाएगा मापन। मैट्रिक्स मतलब, अभी आप इसकी डेफिनेशन देखिए पहले। जो मेजर है ये आपको क्वांटिटेटिव इंडिकेशन देता है, यानी कि अगर मैं मेजर कहूं तो ये आपको एक वैल्यू बताएगा, कितना किसी चीज का एक्सटेंट है, मतलब कितना इसका फैलाव है, इसमें कितना कंटेंट है, क्या डिमेंशन है इसके, एक डिमेंशन है, मल्टी डिमेंशन है, कैपेसिटी कितनी है, इसका साइज कितना है। लेकिन ये किस चीज को बताएगा कि इसमें कई एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी
जो भी प्रोडक्ट है, जो भी चीज की बात कर रहे हैं, उसकी विशेषताएं हैं। उस विशेषताओं, हर एक विशेषता की अगर मैं बात करूं, उसका एक्सटेंट क्या है, अमाउंट, डिमेंशन, कैपेसिटी, साइज, लेकिन आपको एक क्वांटिटेटिव इंडिकेशन मिलना चाहिए, यानी नंबर मिलना चाहिए। इसी को हम मेजर कहते हैं, है ना। जैसे हम लेंथ मेजर करते हैं रोड की, तो एक मेजर है। तो मेजरमेंट क्या होगा? इस मेजर को निकालने का तरीका, इस मेजर को निकालने के तरीके को हम कहते हैं मेजरमेंट। मेट्रिक क्या होती है? अब मेट्रिक की IEEE की बड़ी बेहतरीन डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन ये कहती है कि क्वांटिटेटिव मेजर, यानी कि नंबर आना चाहिए, ऑफ द डिग्री टू विच, डिग्री क्या है? कोई एट्रीब्यूट, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, रिलायबिलिटी। अब जो रिलायबिलिटी है ये कितनी है? क्वांटिटेटिव मेजर क्या है? जिसमें, क्योंकि एक एट्रीब्यूट के बारे में बात कर रहा हूं, एट्रीब्यूट बहुत सारे हो सकते हैं, तो कंपोनेंट हो, आपका सिस्टम हो, पूरा प्रोसेस हो, प्रोडक्ट हो, उसमें ये रिलायबिलिटी कितनी है, कितना अमाउंट है, कितनी डिग्री है, इसको हम मीट्रिक कहते हैं। यानी इट रिलेट्स टू द इंडिविजुअल मेजर्स इन सम वे, है ना। फिर हम आते हैं, जब हम एक सिंगल डेटा पॉइंट कलेक्ट किया, हमने केवल एक डेटा पॉइंट कलेक्ट किया, है ना, तो अभी हमने मेजर शुरू कर दिया है। जैसे हमने एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को हमने टेस्ट किया, इससे कुछ एरर्स निकले, है ना। जितने एरर्स निकले इस सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को चेक करने में, टेस्ट करने में, तो आपका मेजर स्टैब्लिश हो गया है। यह अब आपको क्वांटिटेटिव नंबर बताने वाला है। मेजरमेंट कैसे होगा? अब आपने एक डेटा पॉइंट निकाला, है ना। जब एक से ज्यादा आप डेटा पॉइंट निकालेंगे, एक सिंगल डेटा पॉइंट जैसे निकाला आपने, तो ये हो गया। मेजरमेंट जब होगा, जब आप एक से ज्यादा डेटा पॉइंट निकाल पाएंगे इसी को करने में। अब इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल देखिए, आपने उसी कंपोनेंट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, इसकी जो आपने रिव्यूज किए, तमाम तरीके के रिव्यूज होंगे, टेक्निकल रिव्यू होगा, कई बार होगा, या इसी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट पे आपने यूनिट टेस्ट किया। इसको करने के बाद यहां पर आप, इसमें कितने एरर्स निकले और इसमें कितने एरर्स निकले, तो ये आपका हो गया मेजरमेंट। एक डेटा पॉइंट ये है, एक डेटा पॉइंट ये है। कोई भी एक डेटा पॉइंट से, डेटा पॉइंट को ये दोनों भी हो सकते हैं, कोई भी एक डेटा पॉइंट से जब आप कोई एरर निकालते हैं, उसे हम कहेंगे कि ये आपका मेजर आपने शुरू किया। लेकिन मेजरमेंट तब होता है जब आप मल्टीपल, एक से ज्यादा डेटा पॉइंट से कलेक्शन शुरू करते हैं। अब सॉफ्टवेयर मेट्रिक कैसे रिलेट करेगा इन मेजर से, जो मैंने आपको मेजर्स बताया, जैसे एवरेज नंबर ऑफ एरर्स फाउंड पर रिव्यू। अब ये रिव्यू तो किया आपने, हर एक रिव्यू में कितने एरर्स आए, यानी अगर मैं ये कहूं कि नंबर ऑफ, मतलब एरर्स पर रिव्यू, ये चीज जो हो गई, ये क्या हो गया? मेट्रिक हो गया। या आप ये कहें कि एवरेज नंबर ऑफ एरर्स पर यूनिट टेस्ट, ये कितने आ रहे हैं, जैसे ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, तो ये जो वैल्यू है वो आपकी मेट्रिक हो गई। अब इंडिकेटर क्या हुआ इसमें? इंडिकेटर क्या होता है? एक या एक से अधिक मेट्रिक का कॉम्बिनेशन होगा, जो आपको, चाहे सॉफ्टवेयर प्रोसेस के बारे में बात करें, चाहे आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के बारे में बात करें। सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या हो गया? जैसे रिक्वायरमेंट हो गया, कोडिंग हो गई, तो इंडिकेटर आपको बताता है कि किसी भी प्रोडक्ट में क्या है, क्या नहीं है। यानी ये जो इंडिकेटर होगा, ये एक, मान लीजिए आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ये आपको बताएगा कि अभी क्या चल रहा है, ताकि आप, अब एरर आ रहा है, इतना आ रहा है, नहीं इसको तो 2 होना चाहिए, ये 5, अरे नहीं ये तो 3 होना चाहिए। तो इस तरीके से जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं या फिर जो लोग काम कर रहे हैं इस पे, वो या तो इस प्रोसेस को या इस प्रोजेक्ट को किसी तरीके से एडजस्ट करेंगे। मेजरमेंट्स प्रिंसिपल, रॉश साहब कहते हैं, उन्होंने बताया कि कोई भी मेजरमेंट जब आप शुरू करते हैं, तब उसकी 5 गतिविधियां होती हैं। पहला क्या है? फॉर्मुलेशन, कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और फीडबैक।
कहने का मतलब यह है कि जब भी आप मेजरमेंट के लिए निकलते हैं, प्रोसेस के, प्रोडक्ट के, तो उसमें आप सबसे पहले जानना चाहते हैं कि भाई हम करना क्या चाहते हैं। उसके लिए आप तैयारी करते हैं, फिर डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि भाई जो चीज हमने की है, मेजर किया है, वो कैसी है, इंटरप्रेट करते हैं उसके नंबर्स को, वैल्यू को, क्वांटिटी को, और फिर आप फीडबैक देते हैं जहां भी आपको देना है। मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हम कौन सी लेने वाले हैं, कैसे लेने वाले हैं, इसको वैलिडेट कैसे करेंगे, सत्यापित कैसे करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि जो मैट्रिक डेफिनेशन है उसमें प्रॉपर एक वैलिडेशन होता है, एम्पिरिकल वैलिडेशन, और फिर उसके बाद इसमें एक्सपेरिमेंट्स हैं, केस स्टडीज हैं, सर्वेज हैं, तभी ये हो पाता है। मैट्रिक ऐसे ही नहीं बन जाती। कहने का मतलब ये है कि मैट्रिक केवल आप अपने अंदाजे से नहीं बनाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जैसे आपने मैट्रिक कहा कि भाई इसकी कुछ रेंज है, इसकी कोई बाउंड्री है, तो आप क्या कहेंगे, जैसे 0 से 1 कहा आपने, तो बताएंगे बाकायदा 0 का मतलब होता है कि भाई एब्सेंस है, 1 का मतलब ये है प्रेजेंस, है ना, ये कह सकते हैं आप, या कहें 1 जो है मैक्सिमम नंबर हो गया। अगर आप इसको मिनिमम कह रहे हैं, इसको मैक्सिमम कह रहे हैं, तो 0.5 क्या होगा, क्लियरली हो जाएगा कि ये मिड पॉइंट हो जाएगा इसका, है ना, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैट्रिक्स हम कैरेक्टराइज करते हैं। अब अगर मैट्रिक मैंने कहा कि भाई कि सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक है, मान लीजिए हमने कहा कि भाई यूजेबिलिटी, ये एक सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक है। अगर ये बढ़ रही है और ये घट रही है, उसी तरीके से ये अगर ये क्वालिटी बढ़ रही है, घट रही है, वो ऐसी घटनी बढ़नी चाहिए जैसे मैट्रिक आपने डिसाइड की है। इसके लिए मैट्रिक बढ़ रहा है, इसका मतलब यूजेबिलिटी बढ़ रही है, मैट्रिक कम हो रहा है, इसका मतलब यूजेबिलिटी कम हो रही है। हर एक मैट्रिक को हम वैलिडेट करेंगे। मैंने आपको वैलिडेट के जो तरीके बताए, चाहे आप फॉर्मल वैलिडेशन करें, मैथमेटिकल इस मॉडल लगा के, या एक्सपेरिमेंट के थ्रू करें, चाहे केस स्टडीज करें या सर्वे करें, पहले हमको इसको अच्छी तरीके से जांचना परख होना होगा, तभी हम इसको पब्लिश कर पाएंगे, तभी हम लोगों को दे पाएंगे कि हमने ये मैट्रिक निकाली है, इसको लीजिए और इसका इस्तेमाल करिए आगे के मैनेजमेंट में, आगे के डिसीजन मेकिंग में। तो मेजरमेंट के प्रिंसिपल्स की और अगर हम बात करें, तो ये जरूर है कि भाई हम फॉर्मुलेशन, कैरेक्टराइजेशन, वैलिडेशन करना चाहते हैं कि मैट्रिक्स पहले क्या होगी, इसको कैरेक्टराइज करें, फिर इसको वैलिडेट करें, सत्यापित करें कि हाँ भाई हम ये करना चाहते हैं। लेकिन इसके पहले वाली जो चीज है, जो कलेक्शन और एनालिसिस, किसी भी मेजरमेंट के लिए, किसी भी चीज को जांचने परखने के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो रॉश साहब कहते हैं कि जब भी पॉसिबल हो, जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो या उसका विश्लेषण कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, ये ऑटोमेटेड होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हम डेटा आजकल कलेक्ट करते हैं, हमारे पास डेटा का अंबार है, वहां हम ऑटोमेटिक ही कर सकते हैं, मैनुअली नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। किसके बीच में, मान लीजिए प्रोडक्ट है, इसकी कुछ इंटरनल क्वालिटीज है या एट्रीब्यूट है, इसकी कुछ एक्सटर्नल एट्रीब्यूट है, कोई भी क्वालिटी हो सकती है। तो इनके बीच में हमको जो एक संबंध स्थापित करना है, उसके लिए हमको स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। वो कैसे हो सकती है, एग्जांपल देखिए। यानी आपने कहा कि भाई अगर ये एक सॉफ्टवेयर है, उसकी आर्किटेक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी है कुछ, क्या ये रिलेट होती है, कितने आपके डिफेक्ट्स आ रहे हैं, जब आप इसको यूज कर रहे हैं तो कितने डिफेक्ट आ रहे हैं, क्या ये सॉफ्टवेयर की जो आर्किटेक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी है उस पर डिपेंड करता है। अगर कर रहा है तो तभी आप इसको कह पाएंगे कि हाँ हमने ऐसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज की है कि जैसे डिफेक्ट्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी कम है तो डिफेक्ट्स आपको कम मिलने चाहिए। इसके अलावा हर एक मीट्रिक के लिए क्या गाइडलाइंस है उसको समझने के, और क्या रिकमेंडेशन है, ये मीट्रिक क्या निकाल के आपको देती है, आपको इसकी कैसा आंकलन करना है, ये हर मीट्रिक के लिए तय होना चाहिए। गोल ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर मेजरमेंट, गोल ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर मेजरमेंट में इसको हम कहेंगे GQM। ये पैराडाइम है। जी का मतलब होता है आप करना क्या चाहते हैं, लक्ष्य क्या है।
उसके लिए हम कुछ सवाल पूछेंगे और हर एक सवाल के लिए एक मेट्रिक डिसाइड करेंगे। इसको जो डेवलप किया था, अब यहां नाम देख भी रहे हैं, बेसिली साहब और वायस साहब, इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीका बताया कि अगर सॉफ्टवेयर प्रोसेस है ना, उसके लिए हम किस तरीके से मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करेंगे। उसका तरीका देखिएगा, मैं आपको समझाऊंगा अभी इस डायग्राम से। पहले आप ये समझ लीजिए कि GQM का मतलब ही यही होता है कि हमारा एक गोल होगा कि हम क्या मेजर करना चाहते हैं, कौन सी एक्टिविटी को मेजर करना चाहते हैं, कौन से प्रोडक्ट के विशेषता, एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक को हम मापना चाहते हैं। उसके बाद हम उसी पे सवाल पूछेंगे कि भाई हम इस गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो हमारे ये सवाल है, इसका जवाब क्या होगा। उसके बाद हम जो आंसर देंगे, जो सवाल के जवाब देंगे, उसके हिसाब से हम मैट्रिक्स डिसाइड करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये करने के बाद हम एक टेम्पलेट बनाएंगे बाकायदा। उस टेम्पलेट को हम कहेंगे कि ये गोल डेफिनेशन टेम्पलेट है। ओके, इसको हम यूज कर सकते हैं हर एक मेजरमेंट के लिए, मेजरमेंट गोल के लिए। अब इसको समझिए आप। अब मान लीजिए आपका मेन जो गोल है या जो आप चाहते हैं करना, वो है कि इवैल्यूएट इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्रामिंग टूल एक्स। कोई नया प्रोग्रामिंग टूल आप यूज करना चाहते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, और आप ये जानना चाहते हैं कि इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, कितना कुशलता कितनी है इस प्रोग्रामिंग टूल की। मान लीजिए आप पहले विजुअल C++ में करते थे, अब आप पाइथन में करना चाहते हैं, तो क्या 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 करेंगे। देखिए, सवाल है पहला, हु इज यूजिंग टूल एक्स, पाइथन कौन यूज कर रहा है। तो उसमें आएगा, मान लीजिए आपके पास 100 लोग हैं, 20 उसमें से यूज कर रहे हैं। अगला सवाल आप पूछ सकते हैं, एक्सपीरियंस ऑफ कोडर्स, जितने कोडर्स हैं उसमें किसका कितना एक्सपीरियंस है और कितना समय हो गया उनको यूज करते हुए। मान लीजिए 100 में से जो है वो 50 का एक्सपीरियंस है 5 साल, 50 का एक्सपीरियंस है 10 साल, और कितने साल हो गए इनको, हो सकता है जो 5 साल वाले हों, एक्सपीरियंस वाले हों, वो आप 2 ही साल यूज कर रहे हो, ये 10 वाले आपके हो सकता है 3 साल से यूज कर रहे हो। इस तरीके से मैट्रिक्स डिजाइन होती है। एक और सवाल इसमें ले लेते हैं, व्हाट इज कोडर प्रोडक्टिविटी। अगर आप किसी प्रोग्रामिंग टूल को यूज करेंगे तो इसके कोड साइज क्या होगा, यानी कितने लाइन ऑफ कोड, 100 लिखेंगे एक दिन में, 1000 लिखेंगे एक दिन में, और फंक्शन पॉइंट्स क्या होंगे। फंक्शन पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आगे चल के। अभी फिलहाल आप केवल फंक्शन समझिए कि फंक्शंस क्या हो, कितने लिख सकता है आदमी। अगला सवाल है, व्हाट इज कोड क्वालिटी, किस तरीके का एफर्ट लग पा रहा है, कितने डिफेक्ट इसमें आ पाएंगे, कितने ज्यादा आएंगे, कितने कम आएंगे। ये मैट्रिक्स जो है इन सवालों के जवाब देके दिए जाते हैं और गोल इसमें हम पहले तय करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए इसमें। देखिए, जो आपके गोल्स है ना, वो आपका बेसिकली ये बताएगा कि हमको कौन सा प्रोडक्ट, क्या प्रोसेस, क्या रिसोर्सेस हमको मेजर करने हैं। ऑपरेशन लेवल पे हम जब आएंगे तो यहां पर वो सवाल पूछेंगे कि हर एक की मतलब कोशिश ये करेंगे कि हमारा जो व्यू पॉइंट हो, दृष्टिकोण हो, हर एक सवाल कोई ना कोई हमको उत्तर दे, और जो ये उत्तर आएगा उस हिसाब से हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ हमारा डेटा इन्वॉल्व होगा। चाहे हम सब्जेक्टिव रखें, ऑब्जेक्टिव रखें, लेकिन इस क्वांटिटेटिव आंसर को, ये आंसर जो होगा क्वांटिटेटिव होगा, इसका उत्तर क्वांटिटी में ही आएगा, और क्वांटिटी में आएगा तो जो मैट्रिक निकल के आएगी उसे ही हम मैट्रिक यूज करेंगे। इसी को हम गोल क्वेश्चन मैट्रिक्स पैराडाइम कहते हैं। अब हमने जो एक टेम्पलेट तैयार किया या एक टेम्पलेट तैयार करेंगे, वो टेम्पलेट किस तरीके से हो सकता है। आपको याद है हमने एक सेफ होम प्रोडक्ट की बात की थी जिसमें एक सॉफ्टवेयर चलता है। यहां पर क्या क्या सवाल दिए जाएंगे और जवाब दिए जाएंगे, और उसके बाद हम एक टेम्पलेट कैसे तैयार करेंगे। एनालाइज, यहां पर आएगा कि कौन सी गतिविधि या कौन सी विशेषता को हमको मेजर करना है। फॉर द पर्पस ऑफ, किस काम के लिए। तो यहां पर आपका आएगा कि आप जो आकलन करना चाहते हैं उसका मेन ध्येय क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। विथ रिस्पेक्ट टू, यानी उस जो भी एक्टिविटी एट्रीब्यूट के बारे में आप बात करते हैं, नेम जो आपने किया ना, पर्पस ऑफ किसके लिए कर रहे हैं, इस एक्टिविटी उस एट्रीब्यूट के लिए कर रहे हैं। इसका मैं अभी एग्जांपल दूंगा आपको। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ, कौन इसमें इंटरेस्टेड है, लोग कौन है,
जिनके नजरिए से आप ये चीजें करना चाहते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, इसका मतलब ये है कौन से वातावरण में, कौन से एनवायरमेंट में ये मेजरमेंट काम करेगा या इस मेजरमेंट को आप लेंगे। अब इसी सेफ होम जो प्रोडक्ट है उसके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट या उस पूरे प्रोडक्ट के लिए हम इस टेम्पलेट को कैसे आकलन करेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिएगा। तो इसी टेम्पलेट में कैसे भरेंगे हम वो देखिए। एनालाइज, अब यहां पर हम एनालाइज क्या करना चाहते हैं, जो सेफ होम लीजिए या आप छोड़ दीजिए इसको, कोई भी आप सॉफ्टवेयर समझिए, इसका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कैसा है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या होता है, द ओवरऑल आर्किटेक्चर या ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर, कैसे कंपोनेंट आपस में जुड़े होंगे, इंटरफेसिंग कैसे होगी। अगला जो है फॉर द पर्पस ऑफ, किस काम के लिए। तो हम ये क्यों कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर या कहें ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो कंपोनेंट है उनको हम इवैल्यूएट करना चाहते हैं, यानी मॉड्यूल हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू, यहां पर हम क्या भरेंगे, हम चाहते हैं कि ये सेफ होम जो प्रोडक्ट है उसको और बढ़ाया जा सके, एक्सटेंसिबल, यानी उसको और थोड़ा सा खींचा जा सके, थोड़ा और चीजें ऐड की जा सके। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ, ये किसके व्यू पॉइंट से हमको उत्तर देना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो इस पे काम करने वाले हैं। और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि 3 साल बाद या 3 साल के लिए हमें इस पे काम करना है, तो इसमें क्या क्या चीजें प्लस की जा सकती है, जोड़ी जा सकती है। तो इस तरीके से गोल ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर मेजरमेंट काम करता है। एक और इसमें बात कह दूं आपको कि जब हमारा मेजरमेंट गोल, बिल्कुल ये जो गोल है हमारा बिल्कुल तय रहता है, तो हमारे सवाल होते हैं। ये सवाल कैसे बनेंगे, जो अभी मैंने आपको इस एग्जांपल से बताया वैसे बनेंगे। थोड़ा सा और इसमें हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर टीम को यह पता करना होता है कि हमारा मेजरमेंट गोल इन सवालों से अचीव होना चाहिए, हमको मिलना चाहिए। जैसे आर आर्किटेक्चरल कंपोनेंट कैरेक्टराइज इन अ मैनर दैट कंपार्टमेंटलाइज फंक्शन एंड रिलेटेड डेटा, यानी आपके जो आर्किटेक्चर में अलग अलग कंपोनेंट्स हैं या मॉड्यूल हैं या फंक्शन है या प्रोसीजर है या क्लासेस है, ये इस तरीके से बनाई गई है। जैसे मान लीजिए क्लास है, तो एक क्लास को आपने इस तरीके से डिफाइन किया है जिसमें जो डेटा है और फंक्शन है उनको आप कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हैं, थोड़े थोड़े भागों में डिवाइड कर सकते हैं ताकि उसको अच्छे से समझ सके। क्या ये जो एक एक कंपोनेंट है इनकी कॉम्प्लेक्सिटी, फॉर एग्जांपल साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी, क्या ये इनकी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी है जिससे हम इनको आगे बढ़ा सकें या छोटा कर सकें, घटा सकें। कंपार्टमेंटलाइज मतलब ये होता है मॉड्यूलराइज करना। और अगर हम चाहते हैं मॉडिफिकेशन, ये इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या ये कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है जो इसको बढ़ाने में हमारी मदद करे। तो इनके आंसर्स जो होंगे वो क्वांटिटेटिव होने चाहिए, नंबर्स में आने चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो मैट्रिक जो आपको बताती है कि इन मॉड्यूल्स में, जैसे एक मॉड्यूल हमने ले लिया, इसमें कोहेजन कितना है, आपस में ये सिंगल माइंडेडली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर के जितने भी आपने कोड लिखा हुआ है या एल्गोरिथम लिखा हुआ है ना। अगर इसके कोहेजन के बारे में अगर आप बता दें कि ज्यादा है कम है, तो आप आराम से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से हम मेट्रिक गोल ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर मेजरमेंट में निकालते हैं। फंक्शन पॉइंट एनालिसिस या फंक्शन बेस्ड मैट्रिक्स, यहां पर आप देख रहे हैं एलन साहब हैं, इन्होंने ये FPA सबसे पहले बनाया था IBM में 1979 में, और फिर इसको इंटरनेशनल फंक्शन पॉइंट यूजर ग्रुप, इसने आगे इसको बढ़ाया, मॉडिफाई किया। FPA निकाला जाता है प्रोजेक्ट के एस्टिमेशन के लिए कि इसमें कितनी फंक्शनैलिटी होगी, कितना फंक्शन साइज होगा, कॉस्ट, शेड्यूल, एफर्ट, ये सारी चीजें फंक्शन पॉइंट एनालिसिस निकालने में मदद करता है। फंक्शन पॉइंट एनालिसिस से आप टेस्ट का एस्टिमेशन भी कर सकते हैं। तो यहां पर जो फंक्शन पॉइंट एनालिसिस है, ये फायदा इसका ये है कि ये आपको एक तो आपको कॉस्ट बता रहा है कि भी कितनी कॉस्ट होगी प्रोजेक्ट की, एक शेड्यूल आप बना सकते हैं इसमें, एक इसमें एफर्ट बता सकते हैं कि कितना लगेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इसका कोई सरोकार नहीं है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, टेस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है,
और क्योंकि ये नंबर्स आपके पास आ जाते हैं तो आप आराम से जाके निगोशिएशन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास नंबर्स होंगे अपने स्टेक होल्डर को दिखाने के लिए, बताने के लिए। ये अलग अलग चीजें इसमें यूज होंगी। कंप्यूटेशन बहुत आसान है, कुछ चीजें थोड़ी सी समझने की जरूरत है। इसमें आप देखेंगे कि ये जो है 1 2 3 4 5, ये 5 इनपुट हैं। इनपुट डोमेन कह सकते हैं या इंफॉर्मेशन डोमेन कह सकते हैं। ये हमें पांचों चीज चाहिए। ये कितनी कितनी प्रोजेक्ट में है उसका काउंट यहां पर लिखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, यहां पर मैंने इसको इस तरीके से दिखाया है, ये जो आप देख रहे हैं लो, एवरेज और हाई, ये जो नंबर्स हैं ये अपने आप हमने पुराने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके हिसाब से एम्पेरिकली निकाला हुआ है। तो ये फिक्स्ड है। आपके प्रोजेक्ट के लिए कुछ अलग हो सकते हैं, मेरे प्रोजेक्ट के लिए कुछ अलग हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर्स यहां पर आएंगे, ये अभी बताता हूं क्या क्या है, उनको अगर हम कहते हैं हम लो के लिए निकालना चाहते हैं, एवरेज के लिए निकालना चाहते हैं या हाई के लिए निकालना चाहते हैं, तो जो भी, जैसे लो के लिए निकालना है तो इनको हटा दीजिए। आपका जो नंबर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करिए, यहां रखिए, ऐसे सबके लिए करिए, जोड़ दीजिए। तो पहले आपको ये समझना होगा कि ये है क्या क्या, फिर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा क्या कैसे होगा ये। यहां पर क्या है, आपका एप्लीकेशन है, ये यूजर है, हो सकता है कोई बाहर का भी कोई डेटा स्टोर हो। तो एक्सटर्नल इनपुट का सीधा मतलब यह है कि जो यूजर इनपुट दे रहा है या फिर कोई एक्सटर्नल डेटा सोर्स इनपुट दे रहा है, इसको हम ईआई कहेंगे, एक्सटर्नल इनपुट। ये आपके जो इनपुट्स हैं उसको आईएलएफ यूज करेगा, इंटरनल लॉजिकल फाइल्स। एक्सटर्नल आउटपुट क्या है, जो चीजें यहां से बाहर की तरफ जाएंगी, यानी कि यहां से बाहर की तरफ जा रही है, यह आपका एक्सटर्नल आउटपुट हो गया। अब ये आउटपुट क्या क्या हो सकते हैं, एक रिपोर्ट हो सकती है, स्क्रीन हो सकते हैं, एरर मैसेजेस हो सकते हैं। मान लीजिए 10 एरर मैसेज आए तो आप उसको एक ही गिनेंगे, जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उनको एक ही गिनेंगे। नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंक्वायरीज, बाहर की इंक्वायरी क्या है, इंक्वायरी ये है दोनों तरफ, जैसे आपने यहां जानकारी मांगी, आपको यहां से जानकारी मिल गई, तो इसे हम कहेंगे एक्सटर्नल इंक्वायरीज। नंबर ऑफ इंटरनल लॉजिकल फाइल्स, इंटरनल लॉजिकल फाइल्स वो होती हैं, ये आप कहें कि डेटा ही है एक तरीके से, जो एप्लीकेशन की बाउंड्री पे रखा है, लेकिन इसको मेंटेन कौन करता है, एक्सटर्नल इनपुट्स। ये जो इनपुट्स आ रहे हैं वो इसको मैनेज करेंगे, लेकिन ये बाउंड्री पे रखा हुआ है। नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स, या कि ईआईएफ के बारे में बात करें तो ये एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल, ये भी डेटा ही है, लेकिन ये एप्लीकेशन के अंदर नहीं है, एप्लीकेशन के बाहर रखा होगा, लेकिन मदद ये इसकी ही करेगा। जब भी ये बाहर डेटा रखा हुआ है लेकिन मदद ये इसकी करेगा, इसे हम एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स कहेंगे। अब हम क्या करेंगे, हर एक को एक वैल्यू देंगे, जो आपको पांचों चीज दी है ना उनको वैल्यू देंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक वैल्यू, जो एक्सटर्नल इनपुट्स है, ये वैल्यूज हम दे नहीं रहे हैं, इसको एप्लीकेशन के हिसाब से निकल के आएंगी। अब एग्जांपल में आप समझेंगे। मान लीजिए भी ये एक्सटर्नल इनपुट्स 1 है, ये आपका 2 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, तो हमको क्या करना है, ये सारे नंबर दे देने हैं। अब आप कहते हैं मेरा प्रोजेक्ट जो है वो तो थोड़ा एवरेज टाइप है, तो मैं इसको यूज करूंगा, इन दोनों को हटा दूंगा, ये दोनों लाइनों को, कॉलम्स को हटा दूंगा। कैसे करेंगे, 1 into 4 कितना आया, यहां पर 4, इसकी जगह 4 लिखना है। 2 into 5 10 हो गया, 2 into 4 8 हो गया, 1 into 10 10 हो गया, 7 into 1 7 हो गया। ओके, अब आप देखिए इसको हम जब जोड़ने चलेंगे तो 10 और 10 20, 20 और 15 हो गए आपके 35, 35 और 4 34 हो गया है, 34 अगर मैं करेक्ट कंप्यूट कर रहा हूं तो 34 एक नंबर आ गया। ये जो नंबर है इसको हम कहेंगे, ये जो एफपी फंक्शन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है, इसको हम कहेंगे काउंट टोटल। कई किताबों में अलग अलग बताया गया है, लेकिन ये इसमें इसको हम काउंट टोटल अभी मानेंगे। अब ये फॉर्मूला इसका है काउंट टोटल इंटू 0.65 प्लस 0.01 इंटू सिग्मा एफ आई। ये तो निकल आया आपका। अब ये निकालने की कोशिश करनी है। ये कहां से लाएंगे हम, अब आप देखिए, ये निकालने का तरीका ये है कि हमारे पास 14 ऐसे पैरामीटर्स हैं। ये 14 पैरामीटर आपका जो भी एप्लीकेशन है, हो सकता है उसमें डेटा कम्युनिकेशन हो सकता है उसमें ऑनलाइन डेटा एंट्री की जरूरत हो सकता है उसमें रीयूजेबिलिटी फैक्टर हो, ऐसे तमाम चीजें, ऐसे 14 सवाल है हमारे पास।
उसके हिसाब से हम इनको एक नंबर दे देंगे। नंबर कैसे देंगे? जैसे डेटा कम्युनिकेशन है, अब हम कहते हैं 0 से लेकर 5 तक। डेटा कम्युनिकेशन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम वैल्यू देंगे 5। ऑनलाइन अपडेट ज्यादा नहीं है तो इसको दे देंगे 0। या फिर हम कहेंगे कि भाई रियूजेबिलिटी हाँ थोड़ी बहुत चाहिए, 1 दे देंगे। तो हर एक को एक एक वैल्यू दे देंगे। और फिर जैसे मान लीजिए इसको 1 दे दिया, 2 दे दिया, अब 0 से लेकर 5 तक ही आपके पास ऑप्शन है। इसको 3 दे दिया, इसको 2 दे दिया, 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 1 दे दिया, 1 दे दिया, 0 दे दिया। अब इन सबको जोड़ देंगे। ये सबको जब जोड़ेंगे, ये जो आप नंबर्स देख रहे हैं, इन सबको जब हम जोड़ेंगे, इसी को हम सिग्मा एफआई कहेंगे। तो ये काउंट टोटल निकल गया था, सिग्मा एफआई यहां से आ गया आपके एप्लीकेशन के हिसाब से, और वो यहां रखेंगे, आपका फंक्शन पॉइंट आ जाएगा। क्लियर हो गया? फंक्शन बेस्ड मैट्रिक्स, ये इसका एग्जांपल है कि एक हमारे पास एक सिंपल फ्लो डायग्राम है, कैसे यूजर इंटरैक्ट कर रहा है एक सिस्टम से जो होम सिक्योरिटी का सिस्टम है। यानी एक हार्डवेयर है, उसमें एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, क्या क्या फंक्शन ये करने वाला है देगा, उसको हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो फंक्शन है, जैसे यूजर इसके साथ इंटरैक्ट करेगा, तो यहां से ये इसको पासवर्ड देगा, एक्टिवेट डीएक्टिवेट करेगा सिस्टम को। वो कुछ जानकारी लेना चाहेगा कि भाई मेरे सेंसर्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मेरा जो मेन सिक्योरिटी जोन है, पार्किंग जो मेरा है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहां से उसको कुछ इनपुट्स मिलेंगे, हाँ भाई ये काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, और यहां से बाहर की तरफ इनपुट जाएंगे ताकि सेंसर पे जाए, मॉनिटरिंग और रिस्पॉन्स सब सिस्टम पे जाए। तो ये सारे काम इसमें हो रहे हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि इस फ्लो डायग्राम से आप कैसे अपना फंक्शन पॉइंट एनालिसिस करेंगे। इसमें कितने इनपुट हैं? एक पासवर्ड इनपुट है, एक आपका पैनिक बटन इनपुट है, और एक आपका एक्टिवेट डीएक्टिवेट। ये यूजर ही इनपुट करेगा आपके सिस्टम में, यानी कीबोर्ड से। तो ये आपके कितने एक्सटर्नल इनपुट हो गए? 3। हम यहां क्या लिख देंगे? 3। ये पहला हो गया। इस समझ में आ गया आपने 3 क्यों लिखा? अब आप आइए एक्सटर्नल इंक्वायरीज। एक्सटर्नल इंक्वायरीज कितनी है? एक तो बाहर से पूछा जाएगा कि भाई जोन इंक्वायरी क्या है, जोन मुझे बताइए। सेंसर इंक्वायरी, इसका मतलब 2 एक्सटर्नल इंक्वायरी हो गई, तो यहां पर हमने लिख दिया 2 एक्सटर्नल इंक्वायरी हो गई। अब इसमें सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डेटा या फाइल कितनी है? इसको हम ILF कहते हैं, एक ही है, तो आपकी जो ILF हो गई वो कितनी हो गई? 1, यहां लिख दिया। अब यहां पर एक्सटर्नल आउटपुट्स कितने हैं? देखिए, एक तो ये जा रहा है आपका मैसेज, और एक आपका है सेंसर स्टेटस। ये आपके बाहर एक्सटर्नल आउटपुट्स हो गए, तो यहां पर हमने एक्सटर्नल आउटपुट्स में 2 लिख दिया। फिर आपके EIFs कितने हैं? एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स। ये आपका टेस्ट सेंसर है, ये आपकी जोन सेटिंग है, एक्टिवेट डीएक्टिवेट है, अलार्म अलर्ट है। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? आपके 4 EIFs। तो यहां 4 लिख दिया। यहां तक आप आ गए। अब हम देखेंगे कि हमको इस फॉर्मूले में काउंट टोटल चाहिए पहले। तो हम मान के चलते हैं कि हम हमारा जो सिंपल तरीके से चलेंगे। कई लोग कहेंगे कि भाई हमको कॉम्प्लेक्स चाहिए, तो हम ये ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे। ये सारे प्री डिटरमिन्ड हैं, ये ऑलरेडी जो एम्पेरिकली निकाले जा चुके हैं, आपको इस पर कुछ नहीं करना है। अब आप देखिए, आपको क्या करना है, इसको हमने हटा दिया, इनको हमने छोड़ दिया, ये दोनों कॉलम को, इसको रखा केवल। इस पे भी कर सकते हैं, इस पे भी कर सकते हैं, जो आपके ऊपर है, ये आप कौन सा डिसाइड कर रहे हैं। तो 3 × 3 9, 2 × 4 8, 2 × 3 6, 1 × 7 7, 4 × 5 20। ये हो गया। अब इन सबको आप जोड़ दीजिए, आ गया 50। ये 50 क्या है? काउंट टोटल हो गया, काउंट टोटल। अब फॉर्मूले में आपको क्या करना है? सिग्मा एफआई चाहिए। फॉर्मूला क्या है? काउंट टोटल इंटू 0.65 प्लस 0.01 इंटू सिग्मा एफआई। सिग्मा एफआई कैसे आता है? आपके पास ये सारे पैरामीटर्स हैं, 14 पैरामीटर्स हैं। इनको हमको 0 से लेकर 5 तक नंबर देना होता है। 0 मतलब बिल्कुल नहीं चाहिए, 5 मतलब बिल्कुल चाहिए, जरूरी है। तो अगर मान लीजिए इसमें हमने कुछ नंबर दिए, इसको कहा कि डेटा कम्युनिकेशन ठीक ठाक जरूरी है, ऑनलाइन डेटा एंट्री तो चाहिए ही चाहिए, रियूजेबिलिटी बिल्कुल नहीं चाहिए, ऐसे करके हमने नंबर दे दिए। मान के चलते हैं कि हमारा अपना जो ये सॉफ्टवेयर है जो इसमें काम कर रहा है, वो थोड़ा, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मॉडरेटली कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, मॉडरेटली कॉम्प्लेक्स है। तो हमने जो भी नंबर्स दिए इसमें, इनका जोड़ जो आ रहा है, यहां पर जो नंबर्स हमने लिखे,
इनका जोड़ मान लीजिए 46 आ रहा है। ये एक ऐसा नंबर ले लिया मैंने, आप कोई भी नंबर देके कर सकते हैं इसको। तो मान के चलते 46 है, तो ये कितना आया आपका 50, ये कितना आया आपका, हमने 46 इसको जोड़ के ले लिया, सब सारी वैल्यूज को जोड़ना है। तो अब अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो इसमें हमने 46 यहां रख दिया, 50 हम यहां निकाल चुके थे, तो एक्चुअल फंक्शन पॉइंट जो है वो 56 आता है। फंक्शन पॉइंट 0 से लेकर 70 के बीच में वेरी करता है, तो इस तरीके से फंक्शन पॉइंट आएगा। अब फंक्शन पॉइंट की वैल्यू तो आ गई 56, इससे हमें क्या मिलेगा, है ना। इससे यह है कि प्रोजेक्ट टीम अब एस्टिमेट कर सकती है कि भाई ये जो हमारा यूजर इंटरेक्शन वाला जो फंक्शन है ये क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। अगर हम थोड़ा सा पहले जाएं, क्योंकि हमेशा ये जो कंप्यूट होता है ये पुराने एक्सपीरियंस से कंप्यूट होता है। अगर हमको बताया गया कि भाई एक फंक्शन पॉइंट जो है वो ट्रांसलेट करता है 60 लाइन ऑफ कोड, एक फंक्शन पॉइंट 60 लाइन ऑफ कोड में कन्वर्ट होता है, तो इतना आप देखिए 56 फंक्शन पॉइंट कितने लाइन ऑफ कोड में होंगे कन्वर्ट, क्लियर हो गया, इतने लाइन ऑफ कोड होंगे। 12 एफपीस हर एक का जो लोग लगेंगे और उनके मंथ के हिसाब से, एफर्ट के हिसाब से आपको 12 एफपीस लगने वाली है। ये हमारे पुराने एक्सपीरियंस से आया। अब ये भी देख लीजिए कि जो पहले के प्रोजेक्ट थे वो 3 एरर्स एक फंक्शन पॉइंट पे देते थे, अगर रिक्वायरमेंट और डिजाइन रिव्यूज में देखा जाए, और 4 एरर ये देते थे, 4 एरर पर फंक्शन पॉइंट ये देते थे ये यूनिट और इंटीग्रेशन टेस्टिंग में। तो अब आप देखिए कि आपके पास एक नंबर आ चुका है और आपको पता है कि एक फंक्शन पॉइंट कितने लाइन में कन्वर्ट हो रहा है। 12 फंक्शन पॉइंट हर एक आदमी के मंथ का एफर्ट लगाने के लिए काफी है। इससे हमें पता चल जाएगा कितने एरर आ रहे हैं, मतलब यहां इंटीग्रेशन, यूनिट और खासतौर पे रिक्वायरमेंट और डिजाइन रिव्यूज में ये भी आपको पता चल रहा है। तो इससे क्या होगा कि इस फंक्शन पॉइंट से आप सारी चीजें असेस कर सकते हैं। इसी को समझने के लिए एक एग्जांपल और देखिए। आपको फंक्शन पॉइंट निकालना है, प्रोडक्टिविटी निकालनी है, डॉक्यूमेंटेशन है, कॉस्ट पर फंक्शन है, इस डेटा के लिए। यहां डेटा क्या दिया है, यूजर इनपुट 24, आउटपुट 46, इंक्वायरीज 8, नंबर ऑफ फाइल्स 4, एक्सटर्नल इंटरफेस 2, तो ये आपके तो इनपुट हो जाएंगे। एफर्ट आपको दिया है 36.9, ये पास्ट एक्सपीरियंस से हमें मिला है। टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स 265 हैं, यूजर डॉक्यूमेंट 122 है, कॉस्ट है $77.44 पर मंथ। इसके जो कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर्स हैं वो भी दिए हुए हैं आपको। अब इसको देखिए, कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर्स मतलब ये वाली वैल्यूज आपको दी हुई है, ये वाली। अब आपके पास जब इसको सोल्यूशन हम देंगे तो नंबर ऑफ एक्सटर्नल इनपुट्स में आप क्या डालेंगे, ये आप यहां से वैल्यूज लेंगे, ये आपको दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ एक्सटर्नल इनपुट्स कितने हो गए आपके, ये आपके 24, इसको ले लेंगे। फिर आपका एक्सटर्नल आउटपुट्स 46, ये हो जाएगा। ये इंक्वायरीज 8, ये हो जाएंगी। इंटरनल फाइल्स आपकी हो जाएंगी यहां पर 4, तो 4 यहां लिख देंगे। नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेसेस EIF कितना हो गया आपका, ये 2, ये दिया हुआ है आपको, यहां ले लेंगे। अब मान के चलिए, क्योंकि ये एक, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, आपको लो के लिए करना है, एवरेज के लिए करना है, हाई के लिए करना है, ये आप डिसाइड करेंगे। मान के चलिए कि मेरे ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है उसके नंबर्स कुछ इस तरीके से 4, 4, 6, 10, 5, और ये हैं आपके एवरेज के लिए। जैसे एक एग्जांपल दिया ना मैंने, हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग हो सकता है। तो मान लीजिए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ये नंबर्स है एवरेज के लिए। तो हम क्या करेंगे, 24 इंटू 4 96, 46 इंटू 4 184, 8 इंटू 6 48, 4 इंटू 10 40, 2 इंटू 5 10, ये हो गया। अब इन सबको जोड़ दीजिए, आप आ गया 378। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, आपको उसमें काउंट टोटल तो मिल गया। अब आपको चाहिए क्या, सिग्मा FI भी चाहिए। वो कहां से आएगा, क्योंकि ऑलरेडी कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर यहां दिए जा चुके हैं, यानी कि इन सब की वैल्यू दी हुई है। जैसे एक बता देता हूं, ये 4, इसकी वैल्यू 4 दी है। एक और देख लेते हैं, ये 5, इसकी वैल्यू 5 दी है, और इसकी 1 दी हुई है। ऐसे करके सबकी वैल्यू दी हुई है। हम क्या करेंगे, इसको सीधा जोड़ देंगे। तो यहां पे सिग्मा FI कर दिया, इनको जोड़ा, ये सारों को जोड़ेंगे तो आपका 43 आ गया। तो अब आपके पास फॉर्मूला तो क्लियर पता ही है आपको, है ना। काउंट टोटल इंटू 0.65 प्लस 0.01 इंटू सिग्मा FI। सिग्मा FI की जगह रख दीजिए 43, काउंट टोटल आप 378 निकाल चुके हैं, यहां रख दीजिए। तो आपका क्या आ गया, फंक्शन पॉइंट आ गया 408।
अब आप देखिए, आपको निकालनी है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी कितनी होती है? फंक्शन पॉइंट डिवाइडेड बाय एफर्ट। फंक्शन पॉइंट है 408, एफर्ट आपको 36.9 पर्सन पर मंथ दिया हुआ है, पर्सन मंथ। तो 408 बाय 36.9 11.1 आ गया, ये प्रोडक्टिविटी का वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या करना है? टेक्निकल डॉक्यूमेंट को और यूजर डॉक्यूमेंट को ऐड करना होता है। टेक्निकल डॉक्यूमेंट है 265, यूजर डॉक्यूमेंट है 122, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 387। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? जितने पेजेस है डॉक्यूमेंटेशन में डिवाइडेड बाय फंक्शन पॉइंट। कितना है? ये आपके 387 डिवाइडेड बाय आपका आ गया 408, कितना है? 0.94। ये आपका डॉक्यूमेंटेशन का एफर्ट हो गया। कॉस्ट पर फंक्शन निकालना है आपको, हर एक फंक्शन को बनाने का कितना कॉस्ट आने वाला है। तो इसके लिए कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी तो आप निकाल चुके हैं 11.1, कॉस्ट से डिवाइड कर दीजिए 77, ये आपका कॉस्ट 7744 था ही, इसके नीचे आप ये लगा दीजिए प्रोडक्टिविटी, ये आपका आ गया $700। तो इस तरीके से फंक्शन पॉइंट को हम कंप्यूट करते हैं। मैट्रिक्स फॉर स्पेसिफिकेशन क्वालिटी। देखिए, डेविस साहब और उनके दोस्तों ने यह बताया कि अगर हमको रिक्वायरमेंट मॉडल, जो हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कर रहे थे, रिक्वायरमेंट मॉडल बनाया और इसके हिसाब से हमारी एसआरएस बनी या कहें कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनी, अगर इसकी हमको मैट्रिक्स निकालनी है कि हम पता कर सकें कि इसकी क्वालिटी क्या है, इसके लिए कोई नंबर निकाल सके, तो डेविस साहब ने इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो रिक्वायरमेंट मॉडल और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बाद आया है, उसकी स्पेसिफिसिटी क्या है, मतलब उसमें कुछ एम्बिगुअस तो नहीं है, ये पूरा है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, समझने योग्य है कि नहीं है, इसको क्या वेरीफाई किया जा सकता है, अंदर और बाहर क्या ये कंसिस्टेंट है, अचीवेबिलिटी, इसको हम पा सकते हैं कि नहीं पा सकते हैं, क्या ये उतना दिया है जितनी की जरूरत थी, क्या इसको आप ट्रेस कर सकते हैं, जब आप फाइनल काम कर लेंगे तो क्या इसको दोबारा ट्रेस किया जा सकता है, क्या इसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, कितना प्रिसाइज है ये, और क्या इसमें रीयूजेबिलिटी फैक्टर दिया हुआ है। अब इन सब चीजों को लेकर इन्होंने और भी कहा कि जो हाई क्वालिटी स्पेसिफिकेशन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड होते हैं। कहने का मतलब उसको हम स्टोर करेंगे कहीं पे, यानी सबसे पहली चीज ये है कि इसमें क्या क्या चीज आती है, जो भी जहां भी आपको जरूरत होगी वहां पर एनोटेशन होगा, इसको हम यूज कर सकते हैं, कम से कम एग्जीक्यूट ना कर पाए तो समझ तो पाए। ये स्टेबल होगा, इसमें वर्जनिंग नंबर होगी, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनेगा, और क्रॉस रेफरेंस, यहां से वहां हम रेफरेंस कर सकते हैं, और इसमें उतनी ही चीज दी जाएगी जितनी डिटेल की आवश्यकता है। तो बहुत सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमको नंबर वाइज नहीं लग रही हैं, क्वालिटी वाली लग रही है, क्वालिटेटिव लग रही है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, क्वालिटेटिव, लेकिन हम इसमें मैट्रिक्स लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका यह स्पेसिफिकेशन बना हुआ है, एसआरएस ही मान लीजिए, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इसमें एनआर ये रिक्वायरमेंट्स हैं, कितने हैं, इतने रिक्वायरमेंट्स हैं। तो एनआर जो होगा वो क्या होगा, एनएफ प्लस एनएनएफ। इसमें एनएफ क्या है, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, ये आपके नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का क्या मतलब होता है, यूजेबिलिटी या फिर रिलायबिलिटी, वो सब आ जाता है इसमें। तो इसको जोड़ेंगे तो आपको एनआर मिल जाएगा, ये एक तरीका है। अब अगर मान लीजिए आपको स्पेसिफिसिटी निकालनी है ना, जैसे कोई एम्बिग्विटी तो नहीं है, यानी एक ही लाइन को मैं और आप अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं, हमारे इंटरप्रिटेशन अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक इसमें लाएंगे जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग रिव्यूअर क्या एक रिक्वायरमेंट को, या जैसे ये रिक्वायरमेंट हमने उठा ली, यूज केस उठा लिया, ये क्या हर आदमी एक जैसे समझ रहा है। तो उसके लिए हमारे पास एक और मैट्रिक है Q1, जिसमें NUI by NR है। इसमें NUI जो आप देख रहे हैं वो है वो रिक्वायरमेंट्स जिसमें मैं और आप दोनों पढ़ के एक ही चीज समझ रहे हैं। तो NUI ये हो गया, और NR तो खैर नंबर ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपकी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल को जोड़ के आई हैं। इस तरीके से आप Q1 निकाल सकते हैं। जितना वैल्यू इस Q1 की 1 के तरफ होगी, इसका मतलब यह है कि जो आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिक है, इसमें एम्बिग्विटी कम से कम है।
अब अगर आप कंप्लीटनेस जानना चाहते हैं कि भाई हमारी जो रिक्वायरमेंट है, खासतौर पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, वो कंप्लीट है कि नहीं, तो उसके लिए हम एक रेशियो यूज करेंगे। रेशियो क्या होगा? NU बाय NI इंटू NS। अब देखिए इसमें NU जो है वो आपके हैं कितनी हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है जो बिल्कुल यूनिक है, स्पेसिफिक है और किसी से मैच नहीं करती है। यहां पर NI क्या है? NI आपका है नंबर ऑफ इनपुट्स, यानी कि स्टिमुलस, नंबर ऑफ इनपुट्स जो स्पेसिफिकेशन में बताए गए हैं कि इतने इसमें इनपुट आने चाहिए इस फंक्शन में। NS क्या बता रहा है कि भाई जब आप इनपुट आएगा तो उसमें स्टेट कैसे चेंज होगा, इसका स्टेट कैसे चेंज होगा और कितने स्टेट्स में चेंज होगा, नंबर ऑफ स्टेट्स। तो क्या हो गया, अगर आप कंप्लीटनेस जानना चाहते हैं किसी फंक्शनल रिक्वायरमेंट की तो आपके पास ये नंबर होने चाहिए। तो Q2 आपको क्या बताएगा? ये आपको बताएगा कि कितने परसेंटेज, मतलब कितने फंक्शन आपको इस सिस्टम में स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कितने आपको फंक्शन चाहिए, ये आपको परसेंटेज में वैल्यू मिल गई, कंप्लीटनेस तभी होगी। लेकिन इसमें आप देखिएगा, इसमें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमने नहीं जोड़े। तो अगर हमको ऐसा मैट्रिक चाहिए जिसमें सारी चीज आ जाए, अगर कंप्लीटनेस नापनी है फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के लिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई हर एक रिक्वायरमेंट को हमको वैलिडेट करना पड़ेगा, इसका सत्यापन करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक और मैट्रिक है Q3। Q3 है NC बाय NC प्लस NV, जो भी मैं बाद में बोल रहा हूं वो उसकी सबस्क्रिप्ट है। NC क्या है? वो सारे रिक्वायरमेंट जिसको वैलिडेट कर लिया गया है और ये सारे के सारे करेक्ट पाए गए हैं। और NV क्या है? वो सारे रिक्वायरमेंट जिनको वैलिडेट नहीं किया गया। तो Q3 क्या हो गया? NC बाय NC प्लस NV। ये आपका ओवरऑल मैट्रिक हो गई कंप्लीटनेस की। इस तरीके से हम स्पेसिफिकेशन की क्वालिटी निकालते हैं या इसके नंबर्स निकालते हैं। आर्किटेक्चरल डिजाइन मैट्रिक्स, ऐसे नंबर हम निकालना चाहते हैं जो आर्किटेक्चरल डिजाइन के बारे में हमें कुछ बता सके। आर्किटेक्चरल डिजाइन मैट्रिक्स ये किस पे फोकस करती है? ये आपका जो प्रोग्राम आर्किटेक्चर है, और कोशिश ये किया जाता है इसमें कि जो आपका आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है और आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर की कितनी इफेक्टिवनेस है, खास तौर पे इसमें जो आप मॉड्यूल्स बताएंगे या कंपोनेंट बताएंगे। मैं आपको बता दूं, जो आर्किटेक्चर होता है वो होता है ओवरऑल डिजाइन ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ एन सॉफ्टवेयर। ओवरऑल डिजाइन का मतलब क्या हुआ कि आपके पास पूरा डिजाइन होगा जिसमें आप बताएंगे ये कंपोनेंट यहां लगेगा, ये कंपोनेंट यहां लगेगा, इनके बीच में ऐसे इंटरफेसिंग होगी। तो इस तरीके से आर्किटेक्चरल डिजाइन हम बनाते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स हम बता रहे हैं वो ब्लैक बॉक्स है। इसका मतलब इसमें हम अंदर नहीं जाएंगे, इनर वर्किंग पे नहीं जाएंगे। कार्ड और ग्लास, ये जो साहब हैं, इन्होंने 3 सॉफ्टवेयर डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी मेजर्स बताए हैं। सॉफ्टवेयर डिजाइन हम ऑलरेडी कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह देख चुके हैं, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह देख चुके हैं। तो किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए 3 कॉम्प्लेक्सिटी पता की जा सकती है। सॉफ्टवेयर या जो प्रोग्राम है वो उसकी स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, डेटा कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है और ओवरऑल सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। अब इनको हम कैसे निकालेंगे? इनको निकालने का तरीका, एक आप एग्जांपल देखिए, यहां पर है, इसे हम कहते हैं कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर। कॉल और रिटर्न का आर्किटेक्चर का मतलब यह है कि एक मेन मॉड्यूल होगा या मेन फंक्शन होगा, वो बाकी फंक्शन को कॉल करेगा। अब ये फंक्शन बाकी और को कॉल करेंगे, फिर ये किसी और को कॉल करेंगे, फिर ये किसी और को कॉल करेंगे। इस तरीके से ये कॉल करेगा, इसका रिस्पॉन्स यहां से आएगा, रिटर्न यहां से आएगा। तो ये हायरार्किकल आर्किटेक्चर है। अगर इसके संदर्भ में हम देखें तो स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी मॉड्यूल आई की, अगर मान लीजिए इस मॉड्यूल का पता करना है तो कैसे पता चलेगा? इसका सिंपल तरीका है, फैन आउट जो होगा उसका आप स्क्वायर कर दीजिए। अगर आपको आई मॉड्यूल के लिए निकालना है, जैसे मान लीजिए ए के लिए निकालना है, तो आप इसका कर लेंगे। अब आपका सवाल उठेगा कि ये फैन आउट क्या होता है? फैन आउट का ये मतलब है, देखिए, फैन आउट और फैन इन, इसमें क्या है, एक मॉड्यूल या एक कंपोनेंट के अंदर कितनी एरोज जा रही है
यानी कौन कौन से ऐसे हैं जो इसको इन्वोक कर रहे हैं, इसको फैन इन कहते हैं। और फैन आउट को का मतलब होता है कि ये कंपोनेंट किस किस को इन्वोक कर रहा है। ठीक है, नॉर्मली हम चाहते हैं कि भाई ज्यादा फैन इन हो और कम फैन आउट हो। कम फैन इन और ज्यादा फैन आउट ये खराब माना जाता है। तो फैन आउट का मतलब ये होता है कि एक मॉड्यूल, यानी कि ये जो ए मॉड्यूल है, ये किस किस को इन्वोक कर रहा है, डी को और ई को। तो इसी को आप लेंगे और यहां स्क्वायर कर देंगे। सबके लिए ऐसा किया जाएगा। ये स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। अब हम डेटा कॉम्प्लेक्सिटी और सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। डेटा कॉम्प्लेक्सिटी ये क्या होता है? ये होता है इंटरनल इंटरफेस फॉर अ मॉड्यूल आई। ये किस लिए निकाला जाता है? क्योंकि यहां बात हो रही है डेटा की। ओके, जो इंटरनल इंटरफेसिंग, क्योंकि हम यहां पर जो कॉल और रिटर्न आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पर फॉर्मूला हुआ डी आई। आई मॉड्यूल है या फंक्शन है, वी आई बाय फैन आउट आई प्लस वन। अब इसमें वी आई क्या हुआ? देखिए, फैन आउट तो हम समझ गए। वी आई जो होता है वो ये होता है कितने इनपुट और आउटपुट वेरिएबल आप इसमें पास कर रहे हैं और ये वापस पास कर रहा है। कहने का मतलब, अगर आपने एक फंक्शन बनाया, इसमें आपने 4 वेरिएबल पास किए और यहां से आपने जो रिटर्न किया, वैसे रिटर्न तो एक ही हो सकता है, लेकिन मान लीजिए आपने इसको एरे या इसके पॉइंटर से P1 P2 ऐसे 2 वापस भेजे। 4 इनपुट लिए तो ये 4 इनपुट वेरिएबल हो गए, 2 जो आपने वापस भेजे वो आपके आउटपुट वेरिएबल हो गए। यही VI हो जाएगा। तो डेटा कॉम्प्लेक्सिटी ये हो गई। अब सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे? इनको और इनको जोड़ देंगे, यानी जो आपने स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी निकाली है और डेटा कॉम्प्लेक्सिटी निकाली है, इनको जोड़ देंगे। इसका फायदा क्या होगा? जैसे ये जो कॉम्प्लेक्सिटी हमने निकाली है ये बढ़ेगी, आपका जो पूरा आर्किटेक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बढ़ जाएगी। तो ये कम से कम आप रखेंगे, और जितना ज्यादा आपका आर्किटेक्चर कॉम्प्लेक्स होगा उतनी ज्यादा आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। फेंटन साहब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डिमेंशन को लेकर वो बहुत ही सिंपल मैट्रिक्स बताते हैं, मॉर्फोलॉजी यानी कि ये शेप देखकर। अब उसमें अलग अलग हम प्रोग्राम आर्किटेक्चर को कंपेयर कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे? अगर आप फिर से इसी कॉल और रिटर्न आर्किटेक्चर को देखें, कॉल और रिटर्न आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि एक मेन प्रोग्राम मॉड्यूल को कॉल करेगा, ये मॉड्यूल सब मॉड्यूल्स को कॉल करेंगे और ये चलता चला जाएगा। तो इसके लिए जो फेंटन साहब कहते हैं, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है, मॉर्फ मतलब होता है चेहरा, शेप। तो अलग अलग प्रोग्राम आर्किटेक्चर को सिंपल डायमेंशन को लेके कैसे हम करेंगे? इन्होंने सिंपल कहा साइज बराबर n+a। इसमें n क्या है? अगर ये एक आपने एक प्रोग्राम आर्किटेक्चर बनाया है तो इसमें कितने नोड्स हैं? ये सारे नोड हैं जो बक्सों में हैं, ये सारे नोड्स हैं। और आर्क कितनी है? ये जो लाइनें आप देख रहे हैं, इसको फैन इन फैन आउट जो लाइनें हैं उन्हें वो भी कह सकते हैं। अब इनको आप जोड़ दीजिए। ये इस पूरे जो फिगर है इसमें n आपका है 17 और a आपका है 18, जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 35। अब साइज तो ये आ गया। इसके अलावा और भी चीजें हम देखते हैं, डेप्थ कितनी है और विड्थ कितनी है। डेप्थ का मतलब होता है रूट से लेकर, ये जो टॉप है इसको हम रूट कह रहे हैं, रूट से लेकर जो लीफ नोड तक है इसका मैक्सिमम लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है। अब आप देखें, ये 1 2 3, 1 1 2 3 4, आपने ये डेप्थ नापी। अब डेप्थ ऐसे नाप सकते हैं आप 1 2 3 या 1 2 3। तो ये 3 मैंने आपको 1 2 3 आर्क बताई, लेकिन इसमें नोड कितने इन्वॉल्व है? 4। तो डेप्थ कितनी हो गई इसकी? 4। या आप लेवल भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 लेवल तक डेप्थ इस तरीके से नाप सकते हैं। 1 2 3 4 लेवल पे आ गया तो डेप्थ हो गई, ये डेप्थ हो गई। विड्थ कितनी हो गई इसकी? कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट एनी लेवल ऑफ आर्किटेक्चर। तो इसमें आप किसी भी लेवल पे
मैक्सिमम जांच लीजिए या कंप्यूट कर लीजिए। यहां कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यहां 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, विड्थ इसकी 6 हो गई। तो आप क्या करेंगे कि जो आर्क टू नोड रेशियो निकालेंगे, आर बराबर ए बाय एन। ए क्या है इसमें, मैंने अभी आपको बताया था, ए क्या है, ए नंबर ऑफ आर्क्स है और एन नंबर ऑफ नोड्स है, इसी के लिए निकालेंगे। तो ये आपको बताएगा कपलिंग के बारे में कि आपके जो मॉड्यूल्स हैं ये आपस में कितने कम या कितने ज्यादा कपल्ड हैं। तो ये आपको कनेक्शन डेंसिटी बता रहा है। जैसे आर बराबर ए बाय एन, 18/17, इसको 18/17 करिए तो आपकी तकरीबन 1.06 आ रहा है। यहां पर हम बात कर रहे हैं DSQI की। ये DSQI का फुल फॉर्म है डिजाइन स्ट्रक्चर क्वालिटी इंडेक्स। ये रेंज करेगा 0 से लेकर 1 तक। तो ये है क्या, डिजाइन स्ट्रक्चर क्वालिटी इंडेक्स। क्लीन समझ में आ रहा है कि ये डिजाइन, सॉफ्टवेयर डिजाइन के बारे में बात हो रही है और इसके क्वालिटी निकालने का या इसका क्वालिटी इंडेक्स क्या होगा या इसका कोई मैट्रिक्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है IEEE 982.1222005, IEEE 05 इसको कह रहे हैं, इस यही कॉन्सेप्ट है जो यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स सिस्टम कमांड, उन्होंने किसी भी सॉफ्टवेयर का डेटा या फिर आर्किटेक्चरल डिजाइन जो है उससे डिजाइन स्ट्रक्चर क्वालिटी इंडेक्स निकालने की कोशिश की, उसी का नाम उन्होंने DSQI दिया। जैसे मैंने बताया इसकी जो नंबर्स होते हैं वो 0 से 1 के बीच में होंगे। तो उसमें क्या क्या होगा, ये सब हम जो वैल्यूज हैं उसको हम यूज करेंगे। S1 है कितने मॉड्यूल्स हैं, S2 बताता है कि कितने मॉड्यूल डिपेंडेंट है करेक्ट डेटा पे, करेक्ट डेटा सोर्सेस पे। S3 जो हो गया आपका, जो पहले इसकी प्रोसेसिंग हो गई उस पे डिपेंड कर रहा है पूरी तरीके से। कितने ऐसे मॉड्यूल हैं जो पहले की प्रोसेसिंग पे डिपेंड करते हैं। S4 आपका हो गया कितने डेटाबेस आइटम हो गए। S5 हो गया आपके कितने यूनिक डेटाबेस आइटम्स हो गए। S6 हो गया आपका कितने डेटाबेस सेगमेंट्स हो गए। जैसे मान लीजिए अपना डेटाबेस बनाया है, एक टेबल ले लेता हूं, इसमें कितने रोज हैं, कितने रिकॉर्ड्स हैं, वो हो गए। और आपके पास S7 ऐसे मॉड्यूल जिसमें केवल सिंगल एंट्री है और सिंगल एग्जिट है। ओके, तो ये S1 से लेकर S7 तक हम नंबर्स देंगे, है ना। हमको पता रहेगा कितने मॉड्यूल्स हमने डिफाइन किए हैं, ये तो हमें पता ही रहेगा। कितने यूनिक डेटाबेस आइटम्स है ये पता रहेगा। अब ये सब हम निकाल लेंगे पहले। अब हम D1 से लेकर D6 तक जाएंगे। कैसे? D1 प्रोग्राम स्ट्रक्चर, इसको D1 कह रहे हैं। D1 हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि यदि हमने कोई स्पेसिफिक कोई मेथड यूज किया है, जैसे हम कह रहे हैं कि डेटा फ्लो ऑब्जेक्ट डिजाइन कर रहे हैं हम, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन कर रहे हैं, स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि हमने डिजाइन किस तरीके से किया है, तो उसके लिए आप D1 बराबर 0 कर देंगे। अगर आपने कोई आर्किटेक्चर डिजाइन प्रॉपर डिस्टिंक्ट कोई ऐसा मेथड यूज नहीं किया है तो D1 आपका 0 हो जाएगा। मैंने आपको बताया D1 निकालेंगे, फिर D2 निकाल रहे हैं। D2 क्या है, 1 - S2/S1, यानी ये जो S2 निकाला होगा और ये S1 निकाला होगा, इसको डिवाइड करेंगे, 1 माइनस कर देंगे। मॉड्यूल्स इंडिपेंडेंस हो गया। ये मॉड्यूल्स जो पहले की प्रोसेसिंग पे डिपेंडेंट नहीं है वो है आपका D3। प्रोग्राम स्ट्रक्चर हो गया, मॉड्यूल का इंडिपेंडेंस हो गया। ये हो गया 1 - S3/S1, यानी कि S3 निकाला और S1 निकाला, इनका भाग दे दिया। डेटाबेस साइज कैसे निकल के आएगा, D4। ये हो गया S5 निकालेंगे, S4 निकालेंगे, S5/S4 कर देंगे और 1 से घटा देंगे। डेटाबेस का कंपार्टमेंटलाइजेशन यानी मॉड्यूलराइजेशन की बात हो रही है, इसके लिए हम S6 निकालेंगे और S4 निकालेंगे और इसका भाग दे देंगे। और D6 क्या हो गया आपका, S7/S1, ये हमने निकाला था। तो मॉड्यूल एंट्रेंस और एग्जिट कैरेक्टरिस्टिक। D1 से लेकर D6 निकल आया आपका। अब आपको DSQI निकालना है तो सीधा सिग्मा करेंगे, जितना है आपका, जैसे W1 D1 सिग्मा WI DI बता दे रहा हूं पहले आपको, ये कैसे निकलेंगे। ये आप W1 D1 प्लस W2 D2 ऐसे करते करते आप W6 D6 तक ले जाएंगे। अब ये DSQI आ गया। अब आप बोलेंगे कि ये वेट क्या है। वेट का मतलब ये है कि
इनकी जो वैल्यूज है, ये जो भी हमने प्रोग्राम स्ट्रक्चर या डेटाबेस साइज, हमारे लिए मॉड्यूल इंडिपेंडेंस कितना जरूरी है, इनके लिए हम वैल्यू देंगे। W एक वेइंग फैक्टर है। मान लीजिए W आप सारा 1 दे देते हैं, है ना, आप कहेंगे कि सारे जो D's हैं, जितने भी हमारे D निकल के आ रहे हैं, वो सारे इनका वेट इक्वल है, सारे के सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपका WI 0.167 आ जाएगा। तो DSQI निकालने का फायदा क्या हुआ? अब अभी का जो DSQI है वो पिछले DSQI से हम कंपेयर करेंगे। अगर DSQI एक एवरेज वैल्यू जो आती है उससे कम है, तो आप ये देखेंगे कि अभी आपको डिजाइन में थोड़ा सा और काम करना है, रिव्यू और करना है। इसके लिए हम DSQI निकालते हैं। मैट्रिक्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन जब हम करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, क्लासेस हो गई, मैसेज पासिंग होगी, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, तमाम इसमें कॉन्सेप्ट है। तो विटमायर साहब कहते हैं कि 9 बिल्कुल एकदम क्लियर कट कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में, जो कि यहां आपको दिख भी रही है। वो कहते हैं कि साइज, ये एक काउंट है, स्टैटिक काउंट है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एंटिटीज होंगी। जैसे आप कहेंगे भाई क्लासेस, या क्लास में ऑपरेशन मतलब आपका फंक्शन। अब किस तरीके से ये आपस में डेप्थ ऑफ इनहेरिटेंस मतलब ये होता है, एक मॉड्यूल आपने बनाया या एक क्लास बनाई और वो क्लास इसको इनहेरिट कर रही है, इनकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे हैं। तो ये जो साइज है जो इसे निकाला जा सकता है, या फिर उसको ना देखकर अगर आप केवल ये कहें कि ये 9 ऐसे मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम वाकई में मेजर कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में कैसे क्लासेस आपस में एक दूसरे से जुड़ी हैं। कपलिंग का मतलब ये होता है कि किस तरीके से जो कोलैबोरेशन हो रहे हैं, मैसेज पासिंग हो रही है, कितनी ज्यादा हो रही है, यानी कि जो 2 अलग अलग क्लासेस हैं वो आपस में कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है। सफिशिएंसी का मतलब यह होता है कि द डिग्री टू विच एब्स्ट्रैक्शन पोजेसेस द फीचर रिक्वायर्ड ऑफ इट, मतलब अगर आपने एब्स्ट्रैक्शन किया है तो वाकई वो एब्स्ट्रैक्शन उतना दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कंप्लीटनेस का मतलब यह है कि एक क्लास जिसके लिए वो बनाई गई है, क्या वो पूरी की पूरी तरह अपना काम कर रही है, सारे फंक्शन दे रही है। कोहेजन का मतलब यह है कि क्या एक क्लास अब वो काम कर रही है और इसके अंदर जो वेरिएबल और ऑपरेशंस हैं वो वाला काम कर रहे हैं जिसके लिए क्लास बनाई गई है। प्रिमिटिवनेस का मतलब होता है एटॉमिसिटी। कोई ऑपरेशन अगर एटॉमिक है, एटॉमिक ऑपरेशन का मतलब हो गया जो मेथड्स होते हैं या ऑपरेशंस होते हैं। अब अगर आप ऑपरेशन बना रहे हैं, वो अगर किसी और ऑपरेशन के पहले, मतलब उसको बनाने से पहले कोई और बना हो, उसके बगैर नहीं बन सकता। या ये कहें कि ऑपरेशन कैनॉट बी कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ सीक्वेंस ऑफ अदर ऑपरेशन, मतलब अगर आपने सीक्वेंस बनाया है, पहले ये होगा फिर ये होगा ये होगा, तो अगर ये पद्धति नहीं चलाएं और काम नहीं बने, इसी पद्धति से काम बनेगा, इसको हम प्रिमिटिवनेस कहते हैं। सिमिलैरिटी का मतलब यह है कि किस तरीके से आपकी जो अलग अलग क्लासेस हैं वो स्ट्रक्चर में उनके जो काम वो कर रहे हैं, या बिहेवियर है, या उनका जो पर्पस है, गोल है, वो कितने आपस में सिमिलर है। वोलेटिलिटी का मतलब यह है कि क्या इसमें चेंज हो सकता है। तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम के हैं वो हम रिक्वायरमेंट मॉडल में भी निकाल सकते हैं। तो ये विटमायर साहब ने एक बता तो दिया, लेकिन इसमें हम कैसे ये सब चीजें निकालेंगे, ये भी एक सवाल है। द CK मैट्रिक्स स्वीट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में या क्लास ओरिएंटेड मैट्रिक्स में क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले आप क्लास बनाते हैं, फिर आप उसके ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो क्लास में क्या होता है, जैसे आपने एक क्लास बनाई तो क्लास के अंदर क्या होता है, आपके पास डेटा होगा जिसको वेरिएबल कह सकते हो आप, डेटा कह सकते हो आप, या एट्रीब्यूट कह सकते हो आप। इसी तरीके से इसमें ऑपरेशंस होंगे जिसको हम फंक्शंस कह सकते हैं, प्रोसीजर कह सकते हैं। तो इसका इनकैप्सुलेशन कर रही है ये क्लास। अब एक क्लास बनाया आपने, फिर एक और क्लास बना दी आपने,
इस क्लास को इसके साथ इनहेरिट कर लिया, यानी इसके वेरिएबल्स और ऑपरेशन इसमें आ गए, तो एट्रीब्यूट और ऑपरेशन इसमें चले आए। इसको हम पेरेंट क्लास कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि भाई ये चाइल्ड है या सब क्लास है। इसका मतलब ये क्लासेस आपस में कोलैबोरेट कर रही, हो सकता है आगे भी किसी से कोलैबोरेट करें। तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स या कई विशेषताएं मैंने बताई, प्रॉपर्टीज मैंने बताई, इनका हम यूज कर सकते हैं मेजरमेंट के लिए। तो चिदम्बर और कैमरर, इन्होंने सी के, ये कहां से आया, सी ये हो गया और के यहां से आया, इन्होंने सी के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स स्वीट का मतलब ये है इसमें काफी सारी चीजें आएंगी। तो इन्होंने कहा कि भाई हम छह हमारे पास डिजाइन मैट्रिक्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम के लिए। तो अब ये 6 कौन कौन से हैं, ये एक एक करके मैं आपको बताता हूं। पहला है वेटेड मेथड्स पर क्लास। अब वेटेड मेथड पर क्लास कैसे निकालेंगे? आप मान लीजिए कि हमारे पास एक क्लास में कुछ फंक्शंस हैं, और या कहें कि ये एक क्लास हो गई आपकी क्लास सी। इसके पास हमारे पास फंक्शंस हैं, और जैसे ये फंक्शन 1 है, फंक्शन 2 है, फंक्शन 3 है, और इनकी कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी C1, इसकी C2, इसकी Cn। ये कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तो जो स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्सिटी को हटा देता हूं। आपको करना क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये आप साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी रख सकते हैं इसमें, या आप मैकाबे ग्राफ बेस्ड मैट्रिक्स रख सकते हैं, हेल्स्टीड की कॉम्प्लेक्सिटी रख सकते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी जो आप यहां पर उपयोग करें। लेकिन इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा आपको, सारी कॉम्प्लेक्सिटी को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा ताकि ये 1 वैल्यू ले। तो आप क्या करेंगे, इन सारे कॉम्प्लेक्सिटी C1, C2, Cn, इनको जोड़ देंगे। बस इतना ही करना है आपको। यही आएगा आपका वेटेड मेथड प्लस पर क्लास। तो ये जो आपका ये वैल्यू आई है कि भाई कितने मेथड्स हैं और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये आपको बताएगा कि आप कितने मेहनत आपको करनी पड़ेगी इस क्लास को, एक तो इस क्लास को इंप्लीमेंट करने के लिए और इस क्लास को टेस्ट करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। जितने ज्यादा मेथड्स आपके होंगे उतना कॉम्प्लेक्स आपका इनहेरिटेंस ट्री होगा, क्योंकि जितने भी सब क्लासेस हैं वो मेथड के अपने सारे ऑपरेशन भी इनहेरिट करेंगे। तो जैसे ही आप मेथड बड़े स्पेसिफिक हो गए, एप्लीकेशन स्पेसिफिक हो गए, तो फिर आप इसका रीयूज नहीं कर पाएंगे। एक फंक्शन आपने बनाया जो केवल वही काम कर रहा है, या स्पेसिफिक हो गया एप्लीकेशन के लिए, तो इसका आप कहीं और दूसरी जगह इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो हम कोशिश ये करते हैं कि WMC जो है वो जितना कम हो उतना बेहतर है। जो CK स्वीट है उसमें दूसरी चीज आती है डेप्थ ऑफ द इनहेरिटेंस ट्री। इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक क्लास आपने बना दी, दूसरी क्लास, जैसे आपका ये A क्लास है तो एक आपने क्लास B बनाई जिसने क्लास A को इनहेरिट कर लिया। ऐसी आप क्लास C बना सकते हैं, वो A या B को किसी को भी इनहेरिट कर सकती है। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस, अलग अलग टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं डेप्थ ऑफ इनहेरिटेंस ट्री। जब इसका हम एक ट्री बनाते हैं, जो मैंने बनाया इसको हम ट्री की तरह बना देते हैं, तो जो मेट्रिक है वो ये है कि कितना मैक्सिमम लेंथ है इस नोड से आपके रूट तक, कितना है इसमें। तो अगर आप यहां पर इस फिगर को देखें तो यहां पर 1 2 3 4 लेवल गिन लीजिए बस। ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ये बस आपका 4 आ जाएगा। इसी को हम DIT कहते हैं, डेप्थ ऑफ इनहेरिटेंस ट्री। ठीक है जी। अब इसमें अगर आप देखें तो मैंने 1 2 3 और 4 लेवल बताया, है ना। लेकिन यहां पर आप देखेंगे 1 2 और 3, मतलब ये इसको इनहेरिट कर रही है, फिर ये तीनों इसको इनहेरिट कर रही है, फिर ये इसको इनहेरिट कर रही है। तो हायरार्की तो इतनी हो गई, डेप्थ ऑफ इनहेरिटेंस ट्री थोड़ी अलग हो जाएगी। यहां देखिए इस केस में डेप्थ ऑफ इनहेरिटेंस, जो डेप्थ ऑफ इनहेरिटेंस ट्री है वो 2 है, और यहां पर कितने, जितने आपके लेवल्स हैं 1 2 3, उससे एक कम कर दीजिए। यहां पर लेवल कितने, 1 2 3 4, उससे एक कम कर दीजिए। तो जैसे DIT डेप्थ ऑफ इनहेरिटेंस ट्री बढ़ेगा, जो लोअर लेवल क्लासेस हैं उसके पास बहुत सारे मेथड आ जाएंगे। अब देखिए इसका मेथड M1 है,
इसने इनहेरिट कर लिया, इसके पास भी आ गया, M1 इसके पास भी आ गया, M1 इसके पास भी आ गया। मतलब जो M1 इसके पास था अगर इसमें नहीं भी है तो भी इसके पास आ गया, है ना। तो जितने ज्यादा आपके DIT बढ़ेगा, इनहेरिटेंस या लोअर लेवल क्लास ज्यादा मेथड इनहेरिट करेगी, तो इससे आप इसका बिहेवियर नहीं बता पाएंगे, थोड़ा मुश्किल होगा। जितनी ज्यादा आप DIT बढ़ाएंगे या DIT जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ही ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि एक और इसमें लेकिन एक फायदा है कि जितना ज्यादा DIT होगी, मतलब डेप्थ ऑफ इनहेरिटेंस ट्री है, आपके मेथड्स कई बार आप रीयूज कर पा रहे हैं। रीयूजिंग तो हो रहा है, इसका बार बार रीयूज कर रहे हैं इसका। अगली जो चीज इसमें आती है वो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अब जो सब क्लासेस हैं एक क्लास के सबऑर्डिनेट पास में, उनको हम उसका चिल्ड्रन कहते हैं। जैसे अब आप ये देखिए C2, ये इसके 3 चिल्ड्रन है, C21, C22 और C23। ये इसका सबऑर्डिनेट है ना, एकदम इमीडिएटली सबऑर्डिनेट है, इसी को इसका चिल्ड्रन कहते हैं। जितने ज्यादा ये चिल्ड्रन बढ़ेंगे उतना ज्यादा आपका रीयूज बढ़ेगा, वो तो खैर आपको मैंने बताया आपको। और जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जैसे बढ़ेंगे तो एब्स्ट्रैक्शन जो हो रहा है, अब इस क्लास में हो सकता है एब्स्ट्रैक्शन किया हो कुछ। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि चीजें बनाई जाती है ताकि दूसरे उसे इंप्लीमेंट करें। लेकिन यहां पर जब हम देखेंगे कि जब बहुत सारे NOC बढ़ गए, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बढ़ गए, तो इसका जो असली काम है वो तो थोड़ा डाइल्यूट हो गया। हो सकता है कि ये जो C23 है इसको ठीक से इंप्लीमेंट ना कर रहा हो, यहां जो एब्स्ट्रैक्ट दिया हो। जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपके बढ़ेंगे, टेस्टिंग और बढ़ जाएगी साहब। कपलिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट क्लासेस, ये जो CK स्वीट है इसका एक और आपका तरीका है, मैट्रिक्स है, उसे कहते हैं CBO, कपलिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट क्लासेस। अब जब आप क्लास बनाएंगे तो उसके बाद आपके पास क्लास के ऑब्जेक्ट बनेंगे। अब आप देखिए ये आपका CRC मॉडल है, इसको लेकर हम CBO निकाल सकते हैं, कपलिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट क्लासेस। CBO जो CBO है वो है क्या, आपका ये CRC इंडेक्स कार्ड है। इस CRC इंडेक्स कार्ड में क्लियर आपको बताया गया है कि कोलैबोरेटर्स कौन कौन से, इस क्लास के साथ कौन सा कोलैबोरेट करने वाला है। तो कोलैबोरेशन पता चल गया, ये कोलैबोरेशन पता चल गई आपको। CRC कार्ड जो बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं। तो जब ये आपका CBO बढ़ेगा, जब CBO आप निकालेंगे ये बढ़ेगा, इसका मतलब जो रीयूजेबिलिटी है क्लास की वो कम हो जाएगी। अगर CBO ज्यादा बड़ा है इसका मतलब ये है कि आप चेंज करना मुश्किल होगा, क्योंकि कोलैबोरेटर्स ज्यादा हो गए हैं, टेस्टिंग भी थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब यह है कि जो CBO वैल्यू है, कपलिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट क्लासेस, वैसे तो हर समय कपलिंग हमको कम से कम ही रखनी है, चाहे आप कन्वेंशनल तरीका लें चाहे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीका लें, CBO को आपको कम से कम रखना है। ठीक है जी, CBO आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं। CBO का मतलब है जो कपलिंग है अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में, कितने वो आपस में कपल्ड है, जुड़े हुए हैं। रिस्पॉन्स फॉर अ क्लास, RFC। अब रिस्पॉन्स फॉर अ क्लास पहले मैं आपको बता देता हूं ये है क्या। मेथड दैट कैन पोटेंशियली बी एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू अ मैसेज रिसीव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। अब मान लीजिए यहां पर एक मैसेज आया, ठीक है जी, मैसेज जैसे ही आया यहां पर ये R1 इन्वोक होगा। आप समझ गए, जब मेथड्स वो जो एग्जीक्यूट होंगे, अगर कोई मैसेज आ रहा है ऑब्जेक्ट इस क्लास के ऑब्जेक्ट के पास, तो उसे कहते हैं रिस्पॉन्स फॉर अ क्लास, है ना। ये आपको बताता है इसके आसपास क्या है, इमीडिएट सराउंडिंग के बारे में बताता है। तो ये रिस्पॉन्स सेट हम इसमें गिनती करते हैं। रिस्पॉन्स सेट में क्या आएगा, एक तो ये वाला जोड़ देंगे और एक वाला ये वाला जोड़ देंगे, इनका यूनियन ले लेंगे। तो RFC है कि कितने मेथड जो इसके रिस्पॉन्स में इन्वोक होने वाले हैं, चलने वाले हैं। तो जैसे ही आपका RFC बढ़ेगा, रिस्पॉन्स फॉर अ क्लास, इसका मतलब है इसके बाद ये फटाफट इसमें अगर इनपुट आया या मैसेज आया, ये अपने आप इन्वोक होगा, इसको काम करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब टेस्टिंग का एफर्ट बढ़ जाएगा। जैसे RFC आप बढ़ाएंगे तो इसका मतलब ये है कि इसकी, अब मान लीजिए अब ये भी अगर किसी R3 को या R4 को इन्वोक कर देता,
तब क्या करते हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी, डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ रही है। लैक ऑफ कोहेजन इन मेथड्स, LCOM। ये कोहेजन नहीं बता रहे हैं हम ये कह रहे हैं लैक ऑफ कोहेजन। कोहेजन कितना ज्यादा होना चाहिए? अगर आप सोचिए कि अगर आप एक क्लास के बारे में हम बात करते हैं, एक मॉड्यूल के बारे में बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई ये सब कोहेसिव होना चाहिए। हम यहां बात कर रहे हैं लैक ऑफ कोहेजन इन मेथड। पहले मैं आपको ये बताऊं कि यहां पर हर एक मेथड किसी भी क्लास में ये एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को यूज कर रहा है या फिर एक्सेस कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपने इसमें एक फंक्शन लिखा और इसमें एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल दिया। यहां पर फंक्शन 1 है या फंक्शन 2 है। अब ये फंक्शन 1 ए को यूज कर रहा है, फंक्शन जो 2 है वो ए बी सी तीनों को यूज कर रहा है। जैसे यहां पर देखिए 4 वेरिएबल है ए बी सी डी। इस ए बी सी डी को ये जो M1 है वो ए और सी को यूज कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। M2 केवल बी को एक्सेस कर रहा है, M3 आपका ए बी और डी को एक्सेस कर रहा है। इसी को हम LCOM कहते हैं। ठीक है, LCOM का मतलब यह है कि कितने मेथड्स कितने एट्रीब्यूट्स को या सेम एट्रीब्यूट को यूज कर रहे हैं। अगर कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो सेम मेथड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इसका मतलब LCOM आपका 0 हो जाएगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि LCOM 0 ना हो, तो आप मान लीजिए आपके पास 6 मेथड्स हैं। तो 6 मेथड हैं, इसमें 4 मेथड्स ऐसे हैं वो एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट को एक्सेस कर रहे हैं। जैसे ये एग्जांपल है, इसका मतलब LCOM कितना हो गया आपका? 4 मेथड है। 4 ऐसे मेथड हैं जो एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट इनमें कॉमन है, तो LCOM 4 हो गया। तो यदि LCOM आपका हाई है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ज्यादा हो जाएगी, वो हमको कम से कम रखनी है। क्लास ओरिएंटेड मैट्रिक्स, इसमें द मूड मैट्रिक्स स्वीट। मूड का मतलब यह है कि इसमें ओ जो आता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आता है। तो मैट्रिक्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, ये स्वीट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर तमाम तरीके के अलग अलग इसमें मैट्रिक है। जैसे है मेथड हाइडिंग फैक्टर, MHF कहते हैं इसको। दूसरा है एट्रीब्यूट हाइडिंग फैक्टर। तीसरा है मेथड इनहेरिटेंस फैक्टर। चौथा एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस फैक्टर। पांचवा है कपलिंग फैक्टर और छठा है इसमें पॉलीमॉर्फिज्म फैक्टर। इसमें 2 हम देख लेंगे। तो हैरिसन, काउंसिल और निथी, इन्होंने जो मैट्रिक्स प्रपोज किए, इसमें आपको क्वांटिटेटिव इंडिकेटर मिलते हैं, यानी कि नंबर्स मिलते हैं, ताकि हम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन करते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल सके, उसकी विशेषताएं या उसका अनुमान लगाया जा सके। मूड मैट्रिक्स जो मैंने आपको ये बताया, उसकी सैंपलिंग में आपको इस तरीके से बता देता हूं। इसमें हम 2 ले लेंगे, एक ये मेथड इनहेरिटेंस फैक्टर देख लेंगे और दूसरा कपलिंग फैक्टर देख लेंगे। अब मेथड इनहेरिटेंस फैक्टर, इसको इस तरीके से समझिए कि मेथड के बारे में बात हो रही है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या क्लास बेस जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें मेथड्स होंगे, ऑपरेशंस होंगे। इनहेरिटेंस मतलब यह होता है कि एक क्लास दूसरे क्लास के एट्रीब्यूट और ऑपरेशन को इनहेरिट कर रही है। तो इसका मतलब यही है कि कितनी डिग्री टू विच क्लास आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम मेक यूज ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब इनहेरिटेंस का जितना उपयोग मेथड्स के लिए किया जा रहा है, ऑपरेशन के लिए किया जा रहा है और एट्रीब्यूट के लिए किया जा रहा है, उसको डिफाइन किया इस मूड मैट्रिक्स स्वीट ने, जो यहां पर मैं आपको MIF बता रहा हूं। उसके लिए जो इन्होंने एक्सप्रेशन दिया वो है MIF का सिग्मा MICI और सिग्मा MACI। अच्छा, जो ये I है ये इसका सबस्क्रिप्ट है। अब ये जो समेशन है, अब समेशन कहीं ना कहीं से शुरू होता है, कहीं ना कहीं से खत्म होता है। समेशन जो है 1 से लेकर TC तक है। और TC क्या है? TC है जितने टोटल नंबर ऑफ क्लासेस, ये T से टोटल, C से क्लासेस, जितने टोटल नंबर ऑफ क्लासेस है, जितने भी क्लासेस की बात हो रही है, ये TC टोटल नंबर ऑफ क्लासेस है इस आर्किटेक्चर में, जो भी आपने जो क्लास ओरिएंटेड मैट्रिक्स के हिसाब से बनाया है। अब यहां पर जो CI आप देख रहे हैं या C देख रहे हैं,
वो आपका क्लास हो गया। इस आर्किटेक्चर में कितनी क्लास आपने डिफाइन की है। अब इसमें MACI यानी कि ये जो आप देख रहे हैं वो किसका सम है, वो किसका सम है मैं आपको ये बता रहा हूं, MDCI प्लस MICI। ये MACI MDCI यानी कि MACI MDCI और ये MICI, इसको समझना पड़ेगा आपको। MACI जो है कितने मेथड्स जो इन्वोक हो रहे हैं क्लास C के एसोसिएशन से। MD का मतलब ये है कितने मेथड्स आपने इसमें डिक्लेयर किए हुए हैं, और MICI बताता है कि कितने मेथड इनहेरिट किया है इस क्लास ने, ओवररिडन नहीं किया है। अब मैं जरा थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि इसका मतलब क्या है इन सब शब्दों का। देखिए, जैसे आपने एक एनिमल क्लास बनाई और एक डॉग क्लास बनाई, डॉग क्लास ने एनिमल क्लास को इनहेरिट किया है। इनहेरिट का मतलब ये है कि ये डेटा वन, मूव, ईट, ये सब आ गया इसके पास। अगर ये मूव इसी का ले लेगा डॉग क्लास, तब तो आप कहेंगे कि भाई ये ले लिया इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है, इनहेरिटेंस हो गया। लेकिन ईट तो इन्होंने अपने आप ले लिया, मूव का इन्होंने अपने आप डेफिनेशन दिया है, तो ये मूव को ना लेकर अपने डेफिनेशन को देना, इसी को हम ओवरराइडिंग कहते हैं। कि ठीक है, आपका यूज नहीं करेंगे, आपको हमने ले तो लिया है, लेकिन हम अपना इसमें जो फंक्शन का डेफिनेशन है वो खुद देंगे। ईट इनके पास आ चुका है, वो दिख नहीं रहा है, लेकिन ईट इन्होंने ले लिया है, इसको इनहेरिटेंस कहते हैं। बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि ये आपकी जो है वो बेस क्लास है और ये आपकी डिराइव क्लास है जो एक्सटेंड करती है, जो इसके सामान को या इसके मेथड्स जिसे हम ऑपरेशन भी कहते हैं और एट्रीब्यूट को ये इनहेरिट कर ले। तो उसके तहत ये सारे जो नंबर्स हैं या फिर वैल्यूज हैं वो ये है। जो MIF का वैल्यू आएगी वो आपको बताएगा कि ये जो इनहेरिटेंस कितना ज्यादा है कितना कम है। अगर बहुत ज्यादा आ रहा है तो आपको कम करना पड़ेगा। इनहेरिटेंस एक लेवल तक ठीक है, बहुत ज्यादा भी ठीक नहीं है। इसी मूड मैट्रिक्स में एक है कपलिंग फैक्टर। वैसे तो 6 है इस पूरे मैट्रिक्स स्वीट जो है उसमें 6 अलग अलग आपके मैट्रिक्स हैं, लेकिन एक हम कपलिंग फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं। कपलिंग का मतलब ये होता है, अब आप देखें, पहले कपलिंग समझा देता हूं आपको। कपलिंग का मतलब होता है कि जब आपके जो मॉड्यूल्स हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं है तो हम कहेंगे कपलिंग इनके बीच में बिल्कुल नहीं है, आपस में किसी चीज का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। लूजली कपल मतलब थोड़ा बहुत डिपेंडेंसीज है, लेकिन हाईली कपल्ड का मतलब सभी एक दूसरे पे बहुत ज्यादा आधारित है या डिपेंडेंट है, इसको बहुत ज्यादा कपलिंग कहेंगे। इसी को यूज करके कपलिंग फैक्टर निकाला जाता है, इसी कहें आधारभूत डिस्कशन को लेके। तो कपलिंग फैक्टर जो होता है उसको मूड मैट्रिक कैसे डिफाइन करती है, इसके लिए फॉर्मूला है। बस ये फॉर्मूले को आपको समझना है कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस फॉर्मूले में जो CF निकाला जाता है, देखिएगा ये सिग्मा IJ। अब मैं आपको बताऊं सिग्मा क्या है। सिग्मा जो जा रहा है वो 1 से लेकर TC तक जा रहा है। TC कितने हैं, जितने भी क्लासेस के टोटल नंबर ऑफ क्लासेस, जितनी भी क्लासेस हैं उनकी बात चल रही है। अब यहां पर इज क्लाइंट क्यों दिया गया, इस क्लाइंट का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है, मैंने कहा इज क्लाइंट और यहां CI, CJ किया। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी 1 आएगी अगर इसमें और इसमें, इन दोनों में if and only if a relationship exists between client class C and the server class CS, है ना। मतलब केवल इनके बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है और ये दोनों एक नहीं है तो आएगा 1। अगर इनके बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रही है, अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है तब तो 1 आएगा। रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो इस पूरे की वैल्यू या तो 1 आएगी या 0 आएगी। बाकी TC स्क्वायर माइनस TC तो यही है, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस का स्क्वायर करिए और इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ क्लास से। तो ये बेसिकली यहां पर कपलिंग फैक्टर में थोड़ा सा और बता दूं, ये एक रेशियो है, ये एक फ्रैक्शन है। इसमें आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि जो ऊपर है और नीचे है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसमें रेशियो है जहां पर न्यूमरेटर बताता है कितने टोटल नंबर ऑफ नॉन इनहेरिटेंस कपलिंग है मॉड्यूल में, और कितने जो डिनोमिनेटर बताता है कि कितनी कपलिंग पॉसिबल है इस मॉड्यूल के तहत। एक मॉड्यूल में कितनी, क्योंकि ये 1 से लेकर TC तक जा रहा है ना,
तो 1 2 3 ऐसे करके आप अलग अलग क्लास को लेंगे और अलग अलग मॉड्यूल को लेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे। तो अगर ये जो कपलिंग फैक्टर है बढ़ेगा तो कॉम्प्लेक्सिटी सॉफ्टवेयर की अपने आप बढ़ जाएगी और अंडरस्टैंडेबिलिटी, चाहे इसको समझने की कोशिश आप करेंगे, इसको आगे चल के मेंटेन करेंगे या रीयूज करना चाहेंगे, वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो कपलिंग हम कम से कम चाहते हैं, इसीलिए हम ये कपलिंग फैक्टर निकालते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैट्रिक्स ये प्रपोज किया आपके लॉरेंस साहब और किड साहब ने। तो अब देखिए लॉरेंस और किड साहब ने क्या किया, जो क्लास बेस्ड मैट्रिक्स है इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, और जो 4 कैटेगरी में है इसका सबका रिलेशन जो है वो कंपोनेंट लेवल डिजाइन से है। कहां से है? कंपोनेंट लेवल डिजाइन से। तो क्या क्या है इसमें? एक तो साइज हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, इंटरनल्स और एक्सटर्नल्स। तो साइज ओरिएंटेड, साइज से क्या मतलब हुआ? ये साइज ओरिएंटेड जो मैट्रिक्स है, खासतौर पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन की बात हम कर रहे हैं कि कितने एट्रीब्यूट्स हैं और कितने ऑपरेशन है एक क्लास में। मान लीजिए आपकी एक क्लास है, तो इसमें कितने आपको 1 2 3 4 ये एट्रीब्यूट दिख रहे हैं और ये आपके फंक्शन दिख रहे हैं। इसके बारे में बात हो रही है। ये एट्रीब्यूट्स हो गए, ये आपके ऑपरेशंस या फंक्शंस कह लीजिए। इनहेरिटेंस बेस्ड मैट्रिक्स ये किस पे काम करती है? रीयूज पे, मतलब जो अलग अलग क्लास की हायरार्की है, इसमें एसोसिएशन है, जनरलाइजेशन है, या ये कहें इनहेरिटेंस है, इन सब चीजों को लेकर कितना ऑपरेशन रीयूज हुआ है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कोई क्लास ने किसी क्लास को इनहेरिट किया है तो इसका मतलब वो रीयूज कर रहा है उस फंक्शन को। अब ये इंटरनल्स की बात मैं कर रहा हूं। इसका इंटरनल्स का मतलब ये है कि जो कोहेजन है, यानी अगर आप किसी एक मॉड्यूल के या क्लास के बारे में बात करें तो ये कितना ये अपना लाइक माइंडेड काम कर रही है क्लास। एक्सटर्नल मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे तो अब 2 क्लासेस के बारे में बात करेंगे भैया, कंपोनेंट या मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। तो इनके बीच में कितनी कम कपलिंग है, कितनी ज्यादा है, और इसका रीयूज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। लॉरेंस और किड साहब ने क्या क्या दिया। एक इन्होंने दिया क्लास साइज। अब ये कैसे निकालते हैं? इसको निकालने का तरीका यह है कि जितने ऑपरेशन है, ऑपरेशन मतलब ये हो गया कि जो हम फंक्शन के बारे में बात करें, क्लास में जितने फंक्शन होंगे, चाहे इनहेरिटेड हो चाहे प्राइवेट ऑपरेशंस हो, एक क्लास में कितने हैं, कितने एट्रीब्यूट हैं, चाहे वो इनहेरिटेड हो, मतलब एक क्लास ने दूसरे क्लास को इनहेरिट किया है उसके कारण जो एट्रीब्यूट आ गए हैं, और जो प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हो जो कि इनहेरिट नहीं हो पाए, जो एक क्लास के अंदर हो। तो ये जो दोनों चीजें बताई आपको, जितना ज्यादा क्लास साइज आपका बड़ा होगा, इसका मतलब क्लास को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, और इससे क्या होगा? रीयूजेबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। और अगर आप इसको इंप्लीमेंट करने जाएंगे और इसकी टेस्टिंग करेंगे तो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इनहेरिटेड या पब्लिक ऑपरेशन, यानी कि वो जो ऑपरेशन या जो फंक्शन जो आपने इनहेरिट किए हैं, और जो एट्रीब्यूटेड, ये बहुत ज्यादा इसमें यूज हो रहे हैं क्योंकि क्लास साइज में इन्हीं का काम है। क्योंकि जितना ज्यादा इनहेरिटेंस लेवल्स बढ़ जाएगा उतना क्लास साइज बढ़ेगा आपका। जो प्राइवेट ऑपरेशन इसके अंदर है, जो प्राइवेट है या फिर एट्रीब्यूट्स हैं, वो स्पेशलाइजेशन बढ़ाते हैं क्योंकि वो डिजाइन में ज्यादा लोकलाइज रहते हैं, वो ज्यादा रीयूज के बारे में उसमें बात नहीं होती है, वो इसके लिए स्पेसिफिक है किसी क्लास के लिए। तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि इसके एवरेज निकाला जाता है कितने एट्रीब्यूट है या ऑपरेशन है, और अगर आपके जो साइज का एवरेज वैल्यू थोड़ा कम आता है, इसका मतलब ये है कि आप क्लास को सिस्टम के अंतर्गत ज्यादा रीयूज कर सकते हैं। अब ऑपरेशन ओरिएंटेड मैट्रिक्स की अगर हम बात करेंगे, ऑपरेशन क्या होते हैं? किसी भी क्लास में या तो एट्रीब्यूट होंगे जिसको हम वेरिएबल्स वगैरह कहते हैं, ऑपरेशन जिनको हम फंक्शन भी कहते हैं, ये आपके फंक्शन हो गए। तो क्योंकि क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में या कॉन्सेप्ट में क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्लास के बारे में तो बहुत सारे मैट्रिक्स प्रपोज किए गए हैं। इन फंक्शन के बारे में क्या, ऑपरेशन के लिए नहीं किए गए बहुत ज्यादा। तो चर्चर और शेपर्ड साहब कहते हैं कि मेथड जो है, ये फंक्शन अगर छोटे हैं, है ना, और चाहे स्टेटमेंट में छोटे हैं, जैसे आपने छोटा सा फंक्शन लिख दिया और कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी कम है, तो इसका मतलब ये है कि
जो कनेक्टिविटी स्ट्रक्चर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉड्यूल के अंदर क्या चीज है वो तो अलग बात है, ये आपस में कनेक्ट कैसे कर रहे हैं आपस में, प्लस दूसरी क्लासेस से, दूसरे कंपोनेंट से। इसका मतलब ये है कि आपको इसके अंदर भी जाना है, मेथड्स को भी समझना है, ऑपरेशन को भी समझना है, ताकि हम पूरे एक कहें ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक समझ सकें कॉम्प्लेक्सिटी की। आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑपरेशन ओरिएंटेड मैट्रिक्स ये कहता है। तो 3 इसमें मैट्रिक्स लॉरेंस और किट साहब देते हैं, और खास तौर पे ये फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, जो अभी मैंने आपको फंक्शंस दिखाए। तो एक चीज इसमें होगी एवरेज ऑपरेशन साइज, OS, ये एवरेज इसका सबस्क्रिप्ट है। हम कैसे साइज बना सकते हैं, जैसे हमने कोई ऑपरेशन या मेथड लिखा, मान लीजिए ऐड फंक्शन है और ये किसी क्लास के अंदर आपने डिफाइन कर रखा है, तो कितने लाइन ऑफ कोड है या कितने ये मैसेज बाहर की तरफ भेज रहा है, इस तरीके से हम साइज बता सकते हैं। और क्योंकि जैसे एक मैसेज या कहें कि ये जो ऑपरेशन है या फंक्शन है, जैसे ये मैसेज भेजना ज्यादा शुरू करेगा, इसका मतलब आपने क्लास, अगर आप एक क्लास के अंदर देखें तो इसको अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई है, वो उतने ही मैसेज भेजे जितनी की जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। ऑपरेशन कॉम्प्लेक्सिटी OC क्या होगी, इसमें क्या है, वो हम कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी यूज कर सकते हैं जो हम कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं, जैसे साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, इस तरीके की। बहुत ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम हो, ये डिजाइनर एज ए डिजाइनर आपको समझना है। एक इसमें आता है एवरेज नंबर ऑफ पैरामीटर्स पर ऑपरेशन, NP एवरेज। इसका मतलब ये है कि जितने ज्यादा आपके ऑपरेशन पैरामीटर होंगे, मतलब ऑपरेशन पैरामीटर का मतलब ये है कि इसके अंदर जो आप वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो अंदर पैरामीटर आ रहे हैं या ये पैरामीटर भेज रहा है, उतना ज्यादा जो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोलैबोरेशन है वो ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ, या कहें एवरेज नंबर ऑफ पैरामीटर्स पर ऑपरेशन जो है वो आपको कम से कम रखने होंगे। मैट्रिक्स फॉर सोर्स कोड। अब प्रोग्रामर्स या जो सॉफ्टवेयर टीम है सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होती है सोर्स कोड में। तो हेल्स्टेड साहब हैं, इनकी थ्योरी जो सॉफ्टवेयर साइंस पे है, इन्होंने, ये पहले साहब थे जिन्होंने एनालिटिकल लॉ लेके आए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए। इन्होंने ये सारे ऑपरेशंस बताए, इन्होंने कहा हम सोर्स को लेके चीजें कंप्यूट कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जो क्वांटिटेटिव लॉज का मतलब ये होता है कि क्वांटिटी वैल्यू ये बताएंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट में ये हर चीज की वैल्यू आ सकती है। तो वैल्यू कैसे आ सकती है, हम बहुत ही प्रिमिटिव मेजर यूज करेंगे, बहुत ही इजी। आपको जब मैं आपको बताऊंगा, आप देखेंगे कि कैसे हम एस्टिमेशन कर सकते हैं, कैसे आप जब का आपका कोड जनरेट हो जाता है या होने वाला होता है, उसकी बेस तैयार होती है, या डिजाइन कंप्लीट हो गया या कोड जनरेट हो गया, दोनों समय आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि बस कोड देखना है, उसमें देखना है कितने ऑपरेटर है, कितने ऑपरेंड्स हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिख दिया इफ x इज ग्रेटर देन 5 और प्रिंट f x, ये x हो सकता है, ऐसे प्रिंट नहीं होगा, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें जो इफ है ये सब आएगा ऑपरेटर की कैटेगरी में। ये एंगल ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, ये ब्रेसेस, प्रिंट एफ, ये और ये सारे के सारे जो हैं ये आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे रहा है। इसमें ऑपरेंड कौन कौन से होंगे, ये एक्स ऑपरेंड हो गया, ये 5 ऑपरेंड हो गया, ये एक्स ऑपरेंड हो गया। तो इन सब की गिनती करेंगे हम, मतलब आप पूरे ऑपरेटर की गिनती कर लीजिए, n1 आ जाएगा। पूरे ऑपरेंड की गिनती कर लीजिए, n2 आ जाएगा। अब जितने भी हैं उनमें से जो डुप्लीकेट है, जैसे आप देखेंगे ये x 2 बार आ रहा है, इसको केवल एक बार गिनिए, उसको हम कहेंगे डिस्टिंक्ट ऑपरेटर। तो n1 जो होगा यहीं से निकलेगा, और हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट जो होंगे उनको एक मान लेंगे। क्लियर? ऑपरेंड पूरे गिनिए, पूरे जितने जितने हैं वो आपके n2 में आ जाएगा, लेकिन उसमें से डुप्लीकेट हटा दीजिए, उसको एक ही गिनिए। जैसे 5 बार आ रहा है तो एक बार गिनिए, वो आपके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑपरेंड्स आ जाएंगे। तो ये जो n1 n2 है उससे
हेल्स्टेड साहब ने कहा कि मैं पूरी प्रोग्राम लेंथ निकाल सकता हूं और आप लोग कितना वॉल्यूम है आपके एल्गोरिथम का वो निकाल सकते हैं, एक्चुअल वॉल्यूम बिट्स के जरिए वो भी निकाल सकते हैं, प्रोग्राम का लेवल क्या है यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी तक निकाल सकते हैं, लैंग्वेज का लेवल क्या है यानी कि एक गिवन लैंग्वेज के लेवल आपके जैसे कोबॉल हो गया, C++ वो निकाल सकते हैं आप, कितना डेवलपमेंट के लिए एफर्ट लगेगा वो निकाल सकते हैं, टाइम कितना लगेगा वो निकाल सकते हैं, कितने फॉल्ट्स आएंगे वो आप निकाल सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने बहुत बेहतरीन फॉर्मूले दिए जो कि हम अक्सर यूज भी करते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे निकलेगी, कोड से निकलेगी, एल्गोरिथम से निकलेगी। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि कैपिटल N हम निकालेंगे। कैपिटल N क्या हो गया आपका, N1 log बेस 2 है N1, तो ये N1 यहां से आएगा, N2 यहां से आएगा, वो यहां डाल देंगे। प्रोग्राम का वॉल्यूम कहां से आएगा, कैपिटल N कैसे आएगा आगे आपका, ये निकाल दिया आपने और log बेस 2 करके N1 प्लस N2 कर दिया, ये आपका वॉल्यूम आ गया। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए वेरी करेगा, ध्यान रखिएगा। और आप जो वॉल्यूम है वो बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, तो कुछ आपका वॉल्यूम होना चाहिए। इन्होंने कहा वॉल्यूम रेशियो होता है एक, वॉल्यूम रेशियो, और जो वॉल्यूम रेशियो को इन्होंने डिफाइन किया वो ये किया कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ मोस्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ प्रोग्राम टू द वॉल्यूम ऑफ द एक्चुअल प्रोग्राम। मतलब ये मान लीजिए बहुत बढ़िया प्रोग्राम आपने लिखा है और ये आपने एक्चुअल प्रोग्राम लिखा है, ये कॉम्पैक्ट प्रोग्राम है, ये एक्चुअल प्रोग्राम है, इसका रेशियो इन्होंने बताया कि वो आपका वॉल्यूम रेशियो होगा, ये हमेशा 1 से कम होना चाहिए। ये L है 2/N1 इंटू N2/N कैपिटल N2, इसी L को 1/L कर दीजिए तो यही आपकी डिफिकल्टी हो जाती है। क्या हो जाती है, डिफिकल्टी हो जाती है। तो अगर आप एफर्ट निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एफर्ट निकालना है तो सीधा वॉल्यूम इंटू D कर दीजिए, यानी वॉल्यूम जो आपने निकाला है और ये डिफिकल्टी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एफर्ट आ जाएगा। ये सारी चीजें यहां पर दी गई हैं, सारे निकाल सकते हैं, एक एग्जांपल भी लेंगे इसका। हेल्स्टेड मैट्रिक्स क्या होता है, बहुत सारी चीजें हम एक सॉफ्टवेयर की निकाल सकते हैं इसमें। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के लिए बहुत छोटा सा कोड लिया है और इस कोड में हमें निकालना होता है ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स। ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेंड्स क्या होते हैं, और सारा दरोमदार हर एक चीज का, हर एक फॉर्मूले का इन पे है, स्मॉल n1 स्मॉल n2 कैपिटल N1 कैपिटल N2। तो इसमें आप देखेंगे कि मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि जो इसमें ऑपरेटर्स हैं वो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद देती है। तो जो हम अपने आप डालेंगे वो तो आपके ऑपरेंड्स हो जाएंगे, जो हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देगी वो ऑपरेटर्स होंगे। तो सबसे पहले मैं ऑपरेटर लिख लेता हूं, यहां से शुरू करता हूं। देखिए इफ, उसके बाद आ गया राउंड ब्रैकेट, फिर आपका आ गया एंगल ब्रैकेट, फिर राउंड ब्रैकेट दोबारा, फिर ये कर्ली ब्रेसेस आ गया, फिर ये इफ, फिर राउंड ब्रैकेट आया, के नहीं है, एंगल ब्रैकेट, 3 भी नहीं है, राउंड ब्रैकेट, फिर x नहीं है, इज इक्वल टू, ये x भी नहीं है, स्टार मल्टीप्लिकेशन के लिए, और ये आपका सेमीकोलन, और ये आपका हो गया ब्रेसेस। अब इसको आप नंबर कितने हैं ये कैलकुलेट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये जो 13 गिने हैं ये आपके N1 हो गए। N1 क्या हो गए, कितने आपके ऑपरेटर्स हैं, ठीक है जी। अब मैं आपको ऑपरेंड्स गिन के बता रहा हूं, वो सारे छोड़ के बाकी सारी चीज लिख लीजिए क्योंकि ऑपरेंड्स आपने खुद दिए हुए हैं। तो K हो गया, K, ये आपका 2 हो गया, जितने बार आए सब लिख लीजिए। फिर आपका फिर से K आया, फिर आपका 3 आया, कांस्टेंट और वेरिएबल, फिर आपका X आया, फिर आपका X आया, फिर आपका K आया। कितने हो गए गिन लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7। ये N2 हो गया, कैपिटल N2, यानी जितने आपके ऑपरेंड्स हैं जो आपने खुद दिए हैं। ये क्लियर हो गया। अब आपका सवाल होगा ये स्मॉल n1 और स्मॉल n2 क्या है। ये है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मतलब ये है कि हम डुप्लीकेसी नहीं कर सकते, एक ही लेंगे। तो अब दोबारा आ जाइए यहां पर, अब हम n1 की तरफ जा रहे हैं और देखेंगे ये स्मॉल n1 कैसे निकलता है। जो एक जैसे हैं उनको आप एक बार काट दीजिए यहां पर, और इसको मैं हटा दे रहा हूं। राउंड ब्रैकेट कहीं और आता है, ये हो गया, ये भी हो गया। एंगल ब्रैकेट कहीं आ रहा है, नहीं, एक ही बार है, ये भी हो गया। और राउंड ब्रैकेट इसको हटा देता हूं, एंगल ब्रैकेट,
इज इक्वल टू स्टार सेमीकोलन, ये ब्रेसेस, ये भी एक ही बार है। तो कितने हो गए अब गिन लीजिए। बेसिकली हमने पूरे में से 3 हटाए हैं, आप देख रहे हैं 1 2 3, यहां पूरी गिनती कर लीजिए सारे ऐसे करके, बस लाइनें गिन लीजिए आप कितनी हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 समझ गए आप क्या है, ये स्मॉल n1 आया, ये डिस्टिंक्ट है, मैंने केवल डुप्लीकेसी हटा दी है इसमें। इसी तरीके से यहां पर देखिएगा, ये k एक हो गया, 2 ये एक ही बार है, 3 x एक हटा दीजिए एक बार, और k तो आपको हटाना पड़ेगा, कितना हो गया 1 2 3 4। तो ये n2 जो आया आपका 4 आया। क्लियर हो गया। अब ये जो वैल्यूज हैं इनको लेके मैं चलूंगा क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये सारे फॉर्मूले एक एक करके लिखूंगा। कैलकुलेशन पे हम नहीं जाएंगे, कैलकुलेशन ऑलरेडी मैंने कर रखा है, उस पर समय व्यर्थ नहीं करेंगे। मैं आपको इसका फॉर्मूला एक एक करके बताता हूं। सबसे पहली चीज जो हम निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं लेंथ। क्या निकाल रहे हैं? लेंथ। तो लेंथ बेसिकली कोड की बात हो रही है ये। तो लेंथ होता है कैपिटल N, यानी N1 प्लस N2। क्या रखेंगे यहां पर? 13 और 7। तो पहला देखिएगा आप, लेंथ हमने निकाला N1 प्लस N2, ये 13 और 7 को जोड़ा 20 आ गया। अगला जो है वो आएगा वोकैबुलरी। वोकैबुलरी इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये n है स्मॉल n, और ये आपका आएगा स्मॉल n1 प्लस स्मॉल n2, ये डिस्टिंक्ट वाले हैं। तो कितना आएगा इसमें आप 10 रखेंगे, इसमें 4 रखेंगे। तो यहां देख लीजिए, यहां हमने 10 रखा, यहां 4 लिखा, 14 आ गया। अगला लेते हैं आपका जो एस्टिमेटेड लेंथ है, एस्टिमेटेड लेंथ। अब ये सी में आपको टाइम लगने वाला है। ये है n कैप। n कैप कैसे निकलता है आपका? n कैप निकलेगा, इसका फॉर्मूला बता देता हूं, n1 log, यहां बेस 2 है, ध्यान रखिएगा, n1 प्लस n2 log बेस 2 n2। इसमें क्या है मैं पहले बता देता हूं कैसे निकाला है इसको। देखिए यहां पर तो ये n1 आपका 10 है और n2 आपका 4 है, तो 10 log 2 10, 4 log 2 4, ये तो समझ रहे होंगे आप। अब क्या है, log 2 निकालने में हमें हमारी दुविधा ये है कि log 2 डायरेक्ट हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से नहीं निकाल पाते हैं। तो जैसे log 2x है तो इसको आप लिख सकते हैं log 10 बेस x, और नीचे 0.3010 से डिवाइड कर दीजिए, बस यही किया है। इसका बेस चेंज कर दिया 10, इसका बेस चेंज कर दिया 10, डिवाइड बाय 0.3010। log 10 10 ही होता है 1, log 10 4 का आएगा 0.6020। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 41.222 आ गया। नेक्स्ट वाला जो है वो है प्यूरिटी रेशियो। प्यूरिटी रेशियो कैसे निकालेंगे? ये आएगा n कैप बाय कैपिटल N। n कैप कितना आ गया आपका? ये वाला 41.222, ये लिखेंगे। और कैपिटल N कितना है? ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 20। तो आप देखिए ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। प्यूरिटी रेशियो होगा n कैप 41.222 डिवाइडेड बाय 20, 2.0611 आ गया। नेक्स्ट चीज जो हम इसमें निकालेंगे वो होगा प्रोग्राम की वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला है आपका कैपिटल N log बेस 2 रहेगा इसमें, और स्मॉल n1 प्लस n2। तो इसमें क्या रखेंगे? देखिए कैपिटल N आपके पास ऑलरेडी है 20, ये आपका n1 प्लस n2 ऑलरेडी हम कर चुके हैं 14, तो इसको डायरेक्ट लिख दीजिए। मैंने जैसे बताया था log बेस 2 है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए log 10 करके करिए, और नीचे 0.3010, ये 76.154 आ जाएगा। ये वाला हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब आप आइए नेक्स्ट वाले पे, ये आपका है डिफिकल्टी। डिफिकल्टी जो होता है, अब एक चीज इसमें बताता हूं, पहले फॉर्मूला लिख दूं। ये होता है n1 बाय 2 इंटू कैपिटल N2 बाय N2। देखिए n1 हमारे पास 10 है, n2 हमारे पास 7 है, ये आपका n2 स्मॉल n2 4 है, इसको रख दीजिए 8.75 आ जाएगा। इसमें एक और चीज आती है, वो होती है वॉल्यूम रेशियो। क्या आता है? वॉल्यूम रेशियो। इसको बस आप 1 बाय डिफिकल्टी कर दीजिए, तो वॉल्यूम रेशियो अगर निकालने बोला जाए तो वो निकाल सकते हैं। फाइनली एफर्ट निकालते हैं। एफर्ट सीधा वॉल्यूम और डी को मल्टीप्लाई कर दीजिए डिफिकल्टी को, तो 8.75 आ गया था आपका। अब एफर्ट निकालना है तो v इंटू डी, ये आपका d है, ये आपका v है। 876.1454 को 8.75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 666.3475 आ गया। तो ये तरीका है आपके हेल्सिड मैट्रिक्स से ये सारी वैल्यूज निकालने का। मैट्रिक्स फॉर टेस्टिंग। टेस्टिंग में ये होता है कि जितने भी हम मैट्रिक्स देखते हैं
वो टेस्टिंग कैसे हो रही है, क्या उसका प्रोसेस है, उस पर ज्यादा ध्यान देती है। इसमें हम जो टेस्ट का असली दारोमदार है, असली मुद्दा है या मौजू है या कहें टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक जो टेस्ट है उसको नहीं देखते। यानी टेस्टर बेचारा किस पे रिलाय करेगा? वो कहेगा एनालिसिस को देखेगा, डिजाइन को देखेगा, कोड मैट्रिक्स जो डिजाइन के हैं या जो टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो रहा है उस पर ज्यादा रिलाय करता है, उसी पे क्योंकि बाकी चीजें उसके पास है नहीं, है ना। आर्किटेक्चरल डिजाइन मैट्रिक्स ये आपको किस तरीके से इंफॉर्मेशन देती है? वो ये बताती है कि इंटीग्रेशन के समय खास तौर पे आपको फायदा होगा या इजीली आप कर पाएंगे या डिफिकल्टी से कर पाएंगे, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आर्किटेक्चरल डिजाइन मैट्रिक्स आपको ये भी बताती है कि क्या आपको स्टब और ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। ये स्पेशलाइज्ड टेक्निक होती है। इसमें स्टब और ड्राइवर यानी कि अगर मेन प्रोग्राम तैयार नहीं है तो ड्राइवर लेंगे, और जो मॉड्यूल के नीचे वाले हैं जिनको वो मॉड्यूल कॉल करने वाला है वो स्टब्स हो जाएंगे। तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी आपको एक बहुत बेहतरीन नंबर दे देती है, आइडिया दे देती है कि आपको कितनी यूनिट टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अगर आपकी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है इसका मतलब ज्यादा एरर होने के चांसेस हैं। तो हेल्स्टेड जो मैट्रिक्स है जो टेस्टिंग में लगाया जाता है उसमें आपको याद होगा जब हमने हेल्स्टेड साहब के मैट्रिक के बारे में जाना था, वहां हमने कहा था एक प्रोग्राम वॉल्यूम है और एक प्रोग्रामिंग लेवल है। हेल्स्टेड साहब कहते हैं कि एफर्ट कितना लगने वाला है, तो उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला कैसे निकाला? पीएल हो गया आपका 1/n1/2 इंटू n2/n2। बेसिकली क्या है कि ये जो पीएल है जिसको प्रोग्राम वॉल्यूम कह रहे हैं, और मैं आपको ये जो कह रहा हूं ये ये क्या चीज है? ये आपकी है ये आपका है डिफिकल्टी, ठीक है। तो अगर आप इससे निकालना चाहे तो निकाल लें, और ई आपका क्या है? v इंटू पीएल। बेसिकली एफर्ट, देखिए इस फॉर्मूले से देखिए एफर्ट कितना आ रहा है? वॉल्यूम इंटू डिफिकल्टी। ये जो आपका है जब आप इस पीएल को नीचे रखेंगे तो ये ऊपर जाएगा, और इसी को मैं कह रहा हूं कि ये जो चीज है वो आपका डिफिकल्टी, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। बेसिकली आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है एफर्ट निकालने के लिए। ये आपका वॉल्यूम हो गया, ये आपका डिफिकल्टी होगी, डिफिकल्टी ये पार्ट हो गया, वॉल्यूम आप जो आपने निकाला होगा। या फिर इस फॉर्मूले को E इक्वल टू V/PL भी कह सकते हैं। इसमें क्या चीज निकल के आ रही है कि जितना हमारा एफर्ट लगने वाला है किसी एक मॉड्यूल के लिए, उसको एस्टिमेट करने के लिए इन्होंने कहा कि जो परसेंट है टेस्टिंग एफर्ट किसी एक मॉड्यूल के लिए, हम मॉड्यूल के मान लेते हैं, वो लगेगा E/σ/EI। अब इसमें जो ये E है ये हम हर एक मॉड्यूल के लिए कंप्यूट करते हैं। कैसे निकाल लेंगे? यहाँ के लिए मतलब हर एक मॉड्यूल के लिए इस तरीके से निकाल लेंगे, एफर्ट निकालेंगे V इंटू डी करके। और उसके बाद नीचे वाला जो है वो क्या है? सारे मॉड्यूल्स का निकाल के ऐड कर लेंगे। ये एक मॉड्यूल के लिए निकालेंगे, इस सारे मॉड्यूल का निकाल के ऐड कर लेंगे और डिवीजन कर देंगे। ये आपका परसेंटेज आएगा टेस्टिंग एफर्ट के लिए। मैट्रिक्स फॉर मेंटेनेंस। अब सॉफ्टवेयर जब आप डिलीवर कर देते हैं उसके बाद आपको मेंटेन करना पड़ता है, उसमें चेंजेस होंगे, उस मॉडिफिकेशन होंगे। तो उसके लिए IEEE स्टैंडर्ड 982.1 2005 इन्होंने सॉफ्टवेयर मैच्योरिटी इंडेक्स या SMI बताया। ये बेसिकली है कितना आपका सॉफ्टवेयर स्टेबल है, क्योंकि अगर स्टेबल है तभी आप देंगे तो अच्छे से चलेगा, वो अनस्टेबल है तो उसमें बहुत सारे चेंज होंगे। बेसिकली क्या है कि जितने परिवर्तन आप करेंगे या चेंज आपको बताए जाएंगे आपका यूजर या स्टेक होल्डर, हर रिलीज में जैसे वर्जन 1 आया उसमें कुछ चेंजेस बताए, फिर वर्जन 2 आया, ऐसे करके आप आजकल तो खैर जल्दी जल्दी वर्जन दिए जाते हैं, तो इसकी बहुत जरूरत है सॉफ्टवेयर मैच्योरिटी इंडेक्स। अब इसको निकालने का तरीका बड़ा आसान है। आपको देखना है ये जो MT है ये है कि अभी जो आपने रिलीज दिया वर्जन 1 दिया मान लीजिए, तो इसमें कितने मॉड्यूल्स हैं। FC इसमें क्या आ गया? आपका जो करंट मॉड्यूल है अभी जो आपने दिया, मतलब जितने जो करंट रिलीज है उसमें कितने मॉड्यूल्स हैं जो चेंज किए आपने। FA हो गया कितने मॉड्यूल्स हैं जो आपने ऐड किए हैं, एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। FD क्या हो गया? कितने मॉड्यूल्स जो हैं वो आपने हटा दिए हैं इस रिलीज में। तो अब ये समझ में आ गया आपको। इसके लिए सीधा फॉर्मूला है SMI निकालने का, MT - FA + FC + FD / MT।
SMI अगर 1 है, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट जो है वो स्टेबलाइज हो रहा है। तो उस SMI को हम मेंटेनेंस एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि आज जो आपने दिया और उसके बाद कितना मेंटेनेंस एफर्ट निकलेगा, ये आप एम्पेरिकली भी मॉडल बना के तैयार कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपका SMI 1 के करीब होना चाहिए। चलिए साहब, ये बात होती है डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया।